हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको एक बार बता दूं, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया लास्ट सेमेस्टर की तरह करा दो, वन शॉट वन शॉट वन शॉट। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं ले तो आया हूँ वन शॉट। लेकिन मैंने आप लोगों का काम करा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरा भी काम करें। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को, ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल को जिस पे आप वीडियो देख रहे हो अभी, उसको फॉलो करो, अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, क्योंकि दोनों ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। फीडबैक दो अपनी, जैसे भी आपको वीडियो लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियो में ही मिलने वाले हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे तो कोशिश है कि ना ही डालूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट आता है और फिर मेरे जो नोट्स हैं वो कहीं से और कहीं चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ हो मेरे साथ। लास्ट टाइम कर दिया था, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ सब कुछ आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को डाउनलोड करो, स्क्रीनशॉट लो, जो आपको करना है वो करो, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा आपने भैया से बोला भैया वीडियो बना दो, भैया बना रहे हैं। भैया कह रहे हैं आपसे कि सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, आप लोगों का रिज़ल्ट आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, और मेरी आपसे मीटिंग हुई थी। आपको जैसे सबको पता होगा, एवरी सैटरडे मीटिंग होती है एट 10:30 PM रात को, है ना। तो 10-15 मिनट की मीटिंग होती है, उसमें हम बात करते हैं। और उस दिन आपने बताया कि हमारा रिज़ल्ट 8.5 आया, 7.5 आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनकी 7.5 से ऊपर आया उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश था मैं। और वो बोलते हैं भैया हम आपके यूट्यूब चैनल्स को ही जस्ट एक रेफरेंस बना के गए थे, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कैसा है। उनके 7.5 से 8.5 तक उन्होंने स्कोर किया है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं इतने बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जिनके कि 8.5 तक भी आ रहे हैं। ठीक है, 8.5 से ऊपर भी आ रहे हैं ना। इसके अलावा आप लोगों के कहने पे कि आपसे भैया पर्सनल बात नहीं हो पाती, तो इंस्टाग्राम चैनल मैंने बना दिया है। इंस्टाग्राम चैनल कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पेज ब्रेन वाइज का। उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है तो उसके लिए एक बोट है टेलीग्राम का, ब्रेन वाइज आई थिंक @बोट करके, जिस पे कि आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज़ बताऊँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो वन शॉट। कि अगर आप कुछ चाहते हो डोनेट करना, जिससे कि मैं अपना क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ वीडियो की, है ना। लाइक आपको ही पता है कि मेरा जो पीसी है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो जस्ट अगर आप चाहते हो डोनेट करना कुछ भी, तो QR कोड है टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ से आपको QR कोड मिल जाएगा। सो अब हमारी सारी बातें ख़त्म हुई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10:30 बजे अगर आप आना चाहते हो तो आ जाना मीटिंग में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इशू, जो कि मैं अभी बता रहा था, पीसी काम नहीं करता। हम वन शॉट करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द यूनिट मैंने कवर करवा दी है सोशल फॉर्मेशन की। इसके अलावा जो वन शॉट है उसको कवर करवा देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंट चेंजेस, मतलब हमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चेंजेस जिसने कि कंट्रीब्यूट किया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में। कहाँ पे, एथेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कि अपने लोगों के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके। ठीक है, और वो जो लीडर है वो गवर्न कर सके उन लोगों को। ठीक है, ठीक से, क्योंकि होता है ना एक, मतलब बहुत से लोगों को गवर्न करने के लिए एक इंसान चाहिए होता है लीड करने के लिए, जिसको हम लीडर बोलते हैं। जो आइडिया था डेमोक्रेसी का वो पहले ग्रीस में आया, और ग्रीस में भी, पूरे ग्रीस में नहीं, सिर्फ एथेंस में। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी से यूँ नहीं कि रात हुई फिर एक आइडिया आया, हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कि या फिर सुबह होता है ना, वो एक रियाज अली करके आई थिंक इंस्टाग्राम पे है कोई बंदा, वो टिकटॉक पे एकदम से रातों रात वायरल हो गया था, और सुबह देखा तो बहुत बड़ा सुपरस्टार। ऐसा नहीं हुआ था वहाँ पे एथेंस में कि डेमोक्रेसी रात को आई और सुबह बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, भाई सब डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। नहीं, इसने बहुत साल मैंने बहुत सालों की मशक्क़त करने के बाद सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस आए, जब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अब ये जो आंसर है ना, बहुत सिंपल वर्ड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, जहाँ पे कि हम देखेंगे कुछ की रिफॉर्म्स, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द एथेंस, पहले हम जानेंगे
एथेंस का बैकग्राउंड कैसा था। इसके अलावा मैं जिनको नोट से पढ़ना है नोट से पढ़ना, और जो करना चाह रहे हैं और अच्छे से कि भैया नोट्स दो हमें हाथ में चाहिए आपके नोट्स, तो एक काम करो, अमर फारूकी को सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। अमर फारूकी जाके यहाँ से, ओ शिट, अमर फारूकी जो भी है उसको करना, ठीक है। और बहुत सी रीडिंग्स मिल जाएंगी हर एक वेबसाइट पे, अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। बिफोर वी अंडरस्टैंड द चेंजेस लेट टुक हाउ एथेंस वर ओरिजिनली गवर्न। पहले हम देखेंगे कि चेंजेस क्या आ रहे थे, उससे पहले हम जानेंगे कि एथेंस पहले गवर्न हो कैसे रहा था। ऐसा तो नहीं है ना कि डेमोक्रेसी है जब से गवर्निंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्ट हो रही है, उससे पहले भी तो होता होगा ना। सो पहले होता था मोनार्की और फिर एरिस्टोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। स्टार्टिंग में एथेंस को रूल क्या करता था, एक राजा मोनार्की चला करती थी। फिर उसके बाद जो पावर थी शिफ्ट हो गई ग्रुप ऑफ नोबल्स में, जिनको कि हम एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट हैं जो वेल्दी मर्चेंट्स या फिर फैमिलीज होते हैं, नोबल्स होते हैं, बेसिकली वही होते हैं एरिस्टोक्रेट, वेल्दी नोबल्स वगैरह, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और दीज एरिस्टोक्रेट्स कंट्रोल एवरीथिंग, लैंड, आर्मी, पॉलिटिक्स और बहुत सी चीज़ें। और ये मैं एक चीज़ आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये जो PDF है ना अप्रॉक्स 80 पेजेस की है, और थोड़े से जो 80 पेजेस से थोड़े से अनइवन हो रखे हैं, कोई ज़्यादा गैप है, किसी में गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैप, बहुत ज़्यादा गैप है। तो यही है कि इसका थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा नोट्स बनाते जो चलना अपने मेरे साथ। सो जो एरिस्टोक्रेसी वो हर चीज़ कंट्रोल किया करते थे। इसके अलावा जो कॉमन पीपल थे, जैसे कि फार्मर हो गए हमारे, है ना, फार्मर, आर्टिसंस और ट्रेडर्स, उनके पास थोड़ी सी लिटिल से इन द गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत पार्ट था गवर्नमेंट में करने के लिए जो भी था, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ रही थी कुछ, जैसे कि 7th सेंचुरी BC में लैंड मोस्टली रिच एरिस्टोक्रेट्स के पास था, ठीक है। जो बहुत सारे फार्मर थे वो बहुत पुअर थे, और जो कि उधार लिया करते थे रिच लोगों से पैसे, और क्या लेंगे, अगर वो रीपे नहीं करवा सकते तो उनको स्लेव बना दिया करते थे, है ना। अगर आप मेरे से पैसे लेते हो, है ना, और मैं कह रहा हूँ मैं पैसे बोलता तो नहीं हूँ किसी से पैसे वापस लेने के लिए। अगर मैं आपसे पैसे लेता हूँ, सॉरी, आप मेरे से पैसे लेते हो और आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, तो मैं यूँ कहूँगा ना, भाई मेरे पैसे दे, मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए ज़रूरत, है ना। अगर आपने जस्ट अब 10-15 रुपये लोगे तो उसके तो कोई नहीं मांगता, ठीक है। 100, 200, 400, 500, 600, चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर आप मांगते हो मेरे से 10-15 लाख रुपए, और ठीक है, वो उसको तुम रीपे नहीं कर पा रहे, तो मैं ये कहूँगा ना, भाई तू कुछ तो कर मेरे लिए, नहीं कर रहे तो भाई तू मेरा स्लेव बन जाओ। ऐसा अभी के टाइम पे नहीं है, जस्ट ये उस टाइम की बात हो रही है, एथेंस के टाइम की, 7th सेंचुरी C की बात हो रही है, ठीक है, BC की। तो जस्ट ऐसे मानना कि भैया ने हमको स्लेव बोलते, जस्ट नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बोला था। और आप, मुझे पता है बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं। एनीवेज, द गैप बिटवीन जो रिच था और जो पुअर था, जो अमीर लोग और जो गरीब लोग थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया था। अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया, और गरीब तो बेचारा स्लेव ही बन गया, जो कि फ्रस्ट्रेशन और एंगर। भाई ये देखो, अगर कोई भी चीज़ गरीब गरीब होगा और को अलग अलग मतलब कि उन पर प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसमें गुस्सा फूट पड़ेगा, और वो रिवोल्ट कर डालेगा, कॉन्फ्लिक्ट कर डालेगा। देयर वर ऑल्सो फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड द कॉमन पीपल, कुछ ऐसे भी थे। दिस सिचुएशन बिकम डेंजरस, ये जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा डेंजरस बन गई। एंड टू अवॉइड अ सिविल वॉर द लीडर्स ऑफ एथेंस अग्रीड टू मेक सम रिफॉर्म्स। भैया कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भाई बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, नुकसान होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तो होगा ही होगा। अगर एक जगह से प्रॉब्लम हो रही है तो नुकसान होगा, एक जगह लड़ाई वड़ाई होगी तो, है ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स बनाते हैं, एथेंस के लीडर ने बोला। दूसरी बात ये कि रिफॉर्म्स एंड ऑफ ड्रैको अराउंड सिरका 21 BC, इट्स नॉट, हाँ सिरका 21 BC, जस्ट इसको कंफर्म करना डेट को। जैसे आपको पता है थोड़ा सा 9 और C में थोड़ा सा 9CU6 थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो इसमें जब मैं टाइप करता हूँ तो 9U बन जाता है, कभी S बन जाता है, कभी 6S बन जाता है, कभी C बन जाता है। तो जस्ट एक बार कंफर्म करना कि ये टाइम पीरियड सही है नहीं सही है ना, जस्ट गूगल से करना, गूगल हर जगह अवेलेबल है ना।
जो डेरो को थे वो फर्स्ट लॉ मेकर थे एथेंस में, जिन्होंने की अपॉइंट किए कुछ लॉज लिखे, मतलब है ना, मतलब जिनको कि अपॉइंट करा गया है मतलब लॉज लिखने के लिए, है ना। कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज बिफोर डेरेको से पहले लॉज वर नॉट रिटन, लॉ रिटन में फॉर्म में नहीं थे, वर पास डाउन ओरली बाय एरिस्टोक्रेट, दिस वाज अनफेयर। अब भाई जो ओरली सब कुछ रिटन है, मतलब ओरली रिटन कैसे हो जाएगा, जो भी ओरली बोला जाता था तो ओरली तो वही बोला जाएगा ना सिर्फ, जो कि हाँ तुम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सको। नहीं, हमने ये नहीं बोला था, हमने ये बोला था, तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा, मैंने बोला तो यही था 70 नंबर का एग्ज़ाम पेपर आएगा, लेकिन बोला मैंने था 50 नंबर का, वैसे आता 90 का है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला, जब यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ 90 नंबर का पेपर, सॉरी मैं बोल रहा हूँ 80 नंबर का पेपर आएगा और 90 का रहा है। फिर आप मेरे से बोलोगे भैया 90 का है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैंने 90 ही बोला था, आपने गलत सुन लिया था, तो ये अनफेयर हो गया ना, मैं आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ सॉरी मैं बोल रहा हूँ अगर 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का पेपर आएगा, तो यहाँ पर रिटन फॉर्म में है कि आपके पास प्रूफ है, हर चीज़ है, आप इसके ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। गलत बोला तो गलत बोला है, अगर आप बोलोगे भाई आपने 80 नंबर बताया था तो बताया था, आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, सर चीज बोलोगे हाँ था तो था, इसमें रिटन में अनफेयर नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो ओरल होता तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया करते, तो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। डेरोको ने कुछ लॉज लिखे जिससे कि हर कोई जान सके। दीज लॉज वर सेम फॉर एवरीवन, जी लॉज थे हर एक के लिए सेम थे। विच वॉज अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स जस्टिस, जो कि जस्टिस की तरफ एक स्टेप था, छोटा सा स्टेप था लेकिन था स्टेप। However, Derako's law was very harsh and punishment were extreme. Even small crimes were punishable by death. जो डेरेको के लॉ थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, बहुत मुश्किल थे, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। मतलब कि अगर आपने किसी की पेंसिल चुरा ली कॉलेज में तो उसकी सज़ा डेथ, यानी नॉर्थ कोरिया वाला सीन हो गया थोड़ा ऐसे, वैसे जस्ट समझ लो। रिजल्ट इसका क्या रहा, डेरेको के रिफॉर्म थे डिड नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाए थे गरीबों की, कॉमन पीपल की, बट द कॉडिफिकेशन ऑफ द लॉ वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ सिस्टम वेयर लॉ वॉज अप्रूव इंडिविजुअल पावर। देखो ये सारा खाली है। इसके अलावा रिजल्ट के बाद रिफॉर्म आते हैं, थर्ड रिफॉर्म ऑफ सोलोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलोन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट आता है। सोलोन के रिफॉर्म आते हैं हमारे, इसको एक सेकंड में मैं खुद ही कंफर्म करता हूँ, सॉरी गाइज। ओ एक्चुअली मैं ये चेक करने गया था 494 BC, मैंने इसको देखा था अभी मैं इसको एक्चुअली 11:30 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने ये आपसे कहा था अभी 11:30 की मैं इसको भी चेक करके बताता हूँ, और अब 12 बज रहे हैं, लिटरली 12 बज रहे हैं। इसको सिर्फ चेक किया था, नोटिफिकेशन आ गई, इंस्टाग्राम पे चला गया सीधे, रील्स स्क्रॉल करते करते आधा घंटा बीत गया। नो प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Solon was a wise and respected leader chosen to stop the growing conflict between rich and poor. एक सोलोन वो एक वाइस यानी होशियार था, समझदार था, एक रिस्पेक्टेड लीडर था जिसको कि चुना गया स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे, दंगे जो हो रहे थे अमीर में और गरीब में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्म्स रहे थे सोलोन के बहुत इंपॉर्टेंट है 494 BC में, इसमें नहीं लेकिन हाँ एक वीडियो में बताए थे, जो कि आई थिंक इसको आपको मिल जाएगा सॉरी प्लेलिस्ट में सब बना रहा कि मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म किसके हम पढ़ रहे हैं, सोलोन के, ये लिखना आपको कंपलसरी है। कैंसिल डेप्ट ऑफ पुअर फार्मर्स, जितने भी जो कर्जा ले रखा था उसको, कर्ज था जो गरीब लोगों पे कर्ज था वो कैंसिल कर दिया, अब कुछ नहीं है कर्ज वर्ज। फ्री दोज हु बिकम स्लेव बिकॉज ऑफ डेप्ट, उन सबको फ्री कर दिया जो कि स्लेब बने हुए थे, किसकी वजह से, कर्जा लेने की वजह से, मतलब उधार लिया था कर्जा नहीं चुका पाया इसलिए उन लोगों को फ्री कर दिया। बैन फ्यूचर डेप्ट स्लेवरी, उन्होंने जो आगे जो फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कर्ज नहीं दे पाए तो स्लेब बना देंगे, उसने ये बैन कर दिया। इनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, इन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री पर फोकस किया जिससे कि इम्प्रूव हो सके इकोनॉमी। वैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो उस टाइम पे थी ही नहीं, जस्ट हम किसी की कब बात करें जब दुनिया बननी स्टार्ट हुई थी, मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत, ठीक है।
इंडस्ट्री वगैरह तो हमारी इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद ज़्यादा फ्लरिश हुई है, इसमें होंगी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जो भी होगी, एनीवेज जो भी है, जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म डिवाइडेड सिटीजन इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर इनकम नॉट बर्थ। अब भाई जो इनके पॉलिटिकल रिफॉर्म थे सोलोन के, वो थी उन्होंने सिटीजन्स को डिवाइड कर दिया 4 क्लासेस में, उनके इनकम के बेसिस पे, ना कि उनके पैदाइश पर। गैव मोर पॉलिटिकल राइट्स टू कॉमन पीपल को ज़्यादा राइट्स दे दिए, पॉलिटिकल राइट्स बेसिकली। क्रिएटेड अ काउंसिल ऑफ 400 बोल्स हुआ करते थे, और असेंबली जिसको कि हेल्प करते थे असेंबली में, जो कि हम एक असेंबली को क्या बोलते हैं, इक्लीशिया। अलाउड द पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट इन असेंबली एंड एक्ट एज जूरर्स इन कोर्ट्स। ठीक, रिजल्ट क्या इसका रहा, सोलन की रिफॉर्म ने एक दी पॉलिटिकल वॉइस ज़्यादा लोगों को, स्पेशली इन द मिडिल क्लास वाले लोगों को ज़्यादा पावर दी बोलने की, या फिर पॉलिटिकल वॉइस दी। द poorest class still had limited rights and aristocrat continued to dominate। बेसिकली इसका कंक्लूजन देखें तो यही रहा कि भाई काम किया, थोड़ा काम जितना काम किया उतने में भी पुअर के पास राइट कमी रह गए, पैसा बोलता है, एट द एंड पैसा बोलता है। क्या एरिस्टोक्रेट्स ने फिर भी डोमिनेट करना नहीं छोड़ा पुअर लोगों पर। ठीक है, अब आते हैं टायरनी ऑफ, गाइस प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी हो सो खुद देख लेना। पेसिस्ट्रेटस एंड हिज सन। ठीक है, पेसिस्ट्रेटस इज टायरेंट क्या मतलब होता है, तानाशाही। ये पॉपुलर लीडर थे जिन्होंने कि एक मतलब मान सकते हो पावर को कंट्रोल किया तानाशाह बन के। ठीक है, नॉट लाइक अ मॉडर्न डिक्टेटर, आज के डिक्टेटर की तरह नहीं, पहले के डिक्टेटर होते थे ना, सुना होगा, वो सुने आपने हिटलर, वैसे कुछ। आज के किम जोंग उनकी तरह नहीं। कौन थे किम जोंग उन, कौन है वो, नॉर्थ कोरिया का। सॉरी यार, शिट वीडियो चल रही है, नो प्रॉब्लम, सॉरी गाइस, मत सुनो कुछ मत सुनना। ही वॉज सपोर्टेड बाय फार्मर्स एंड पुअर पीपल, reduce the power of aristocrats and gave land to poor, encourage art, festival and public works। अब जो पेसिस्ट्रेटस थे उन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया, पुअर पीपल को सपोर्ट किया, और जो एरिस्टोक्रेट्स की पास पावर थी वो रिड्यूस कर दी। क्योंकि देखो, अगर भाई एरिस्टोक्रेट्स के पास भी पावर है और तानाशाह के पास भी ताकत है, तो भाई दोनों कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पहले बात तो ये भी, अब मैं तानाशाह बन गया, मैं तुम लोगों की पावर कम कर दूंगा एरिस्टोक्रेट्स की, अब लड़ लो जो लड़ना है, अब तुम लोगों के पास भी पावर नहीं है अब। और उन्होंने अब इनसे जो जितना इनके पास लैंड था उनको दे के इनको दे दिया, पुअर पीपल को देना स्टार्ट कर दिया। और ये तो पेसिस्ट्रेटस थे, उन्होंने आर्ट, फेस्टिवल, पब्लिक वर्क को इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। रूल ऑफ हिज सन, उनकी सन की बात करते हैं। हिज सन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज बट बिकेम लेस पॉपुलर, वो इतना पॉपुलर नहीं रहे। इवेंचुअली द पीपल रिवॉल्ट एंड ओवरथ्रू द टायरनी अराउंड 510 BC, मैंने आपको ही कराया है। Though tyranny was not democratic, Pisistratus' rule helped to weaken the aristocrats and build base of support for democratic reforms. Reform of Callisthenes जो भी बोलो, Callisthenes, ठीक है, अराउंड 508 BC की बात हो रही है। कैलिस्थेंस बोला करते हैं फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद करो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है समझ आना चाहिए ना। ही मेड वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, ट्रैवल रिफॉर्म बनाया उन्होंने, काउंसिल ऑफ 500 बॉल्स बनाया, काउंसिल ऑफ 500 इनको भी बोलते हैं बॉल्स। बेसिकली जो ट्रैवल रिफॉर्म्स में उसको देखते हैं, रिऑर्गेनाइज्ड पीपल इनटू 10 न्यू ट्राइब्स, ईच इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, सिटीज, कोस्ट एंड हिल्स। अलग अलग 10 ट्राइब्स और बनाए जो कि अलग अलग डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे। दिस ब्रोक द पावर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज हु डोमिनेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। जो हमारे बाउल थे, काउंसिल ऑफ 500, जिनको बाउल बोला करते थे, फिर बाउली होता है, बाउली थोड़ी ना, बाउल हो गए। क्रिएटेड अ न्यू काउंसिल ऑफ 500 मेंबर्स, 50 फ्रॉम ईच ट्राइब्स chosen by lottery. The council handled daily affairs and prepared matters for assembly. In strengthening the assembly को क्या बोलते हैं, ecclesia.
द असेंबली बिकेम मोर पावरफुल एंड ओपन टू ऑल मेल सिटीजन्स। जो असेंबली थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और सबके लिए ओपन हो गई थी, नॉट सबके लिए, जस्ट मेल सिटीजन्स के लिए। सिटीजन्स को डिबेट, वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेसिज्म। बेसिकली ऑस्ट्रेसिज्म क्या होता था? बेसिकली वहाँ पे ऑस्ट्रेसिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस वेयर सिटीजन कुड वोट टू बैनिश, नॉट वैनिश, इट्स बैनिश, ठीक है, बैन वाला बैनिश एनी पर्सन कंसिडर डेंजरस वॉट, मतलब कि बहिष्कार कर देना कि भाई अब इसको नहीं लेना, ये गलत चीज़ है, गलत काम कर रहा है, ठीक है। कैलेस्टाइन मेड द गवर्नमेंट मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है कि एक्सक्लूसिव होता है? इंक्लूसिव होता है जिसमें कि सब लोग आ सकते हैं, सब लोगों के लिए ओपन है। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिवली फॉर यू आता है ना, इसका क्या आता है? नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू, ऐसा कुछ होता है कि ये सिर्फ आप भी देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। अगर आपको सब्सक्रिप्शन ले गए तो आप एक प्राइम मेंबर बन गए, ये सारे कुछ। ब्रोक द होल्ड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ द रियल डेमोक्रेसी। फर्दर रिफॉर्म्स बाय पेरिकल्स। पेरिकल्स कौन थे? इनका टाइम पीरियड था 460 से 429 BCE, ठीक। Pericles was a great leader during golden age of Athens. He made the Athenian democracy even stronger. इन्होंने एथेनियन डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करी। कैसे? पहला पेमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इंट्रोड्यूस, पे फॉर ज्यूरी ड्यूटी एंड पब्लिक ऑफिसेस। दिस अलाउड इवन पुअर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। स्ट्रेंथनिंग द असेंबली को स्ट्रेंथन करने में मदद करी। इसके अलावा प्रमोशन एजुकेशन में और आर्ट में बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट रहा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, कुछ मेन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए एथेंस में, जैसे कि असेंबली बनाई गई जिसको एक्लेशिया बोला करते थे, जो कि मेन बॉडी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें कि 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं या फिर 18 साल के हैं वो अटेंड कर सकते हैं। मेट अबाउट 40 टाइम्स अ ईयर, 40 बार करना है, मिलना है सबको एक ईयर में। मेड डिसीजंस ऑन लॉज, वॉर एंड फॉरेन पॉलिसीज़। काउंसिल जो जिसको बॉल बोला करते हैं। इसके बाद आता है अ कोर्ट, जिसको हम डिक्सटेरिया बोलते हैं, जिसमें कि ज्यूरी मेड अप ऑफ सिटीजन्स चूजन बाय लॉटरी, डिसाइडेड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जो कि देखने सिविल और क्रिमिनल केसेस भी देखा करते थे। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट्स, जिसको मैजिस्ट्रेट्स आर कौन बोला करते थे, जो कि अलग अलग फंक्शंस को क्या करते थे, जैसे कि फाइनेंस का, रिलीजियस सेरेमनीज, मिलिट्री ड्यूटीज़ एट्सेट्रा, जिनको कि लॉटरी द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ना कि इलेक्शन के द्वारा, है ना। इनका की फीचर्स क्या थे? मोस्ट पोजीशन वर रोटेटेड और फिल्ड बाय लॉटरी टू प्रिवेंट करप्शन एंड प्रमोट इक्वालिटी। इनका बेसिकली यही था कि करप्शन से बचें और प्रमोट करें इक्वालिटी। इसके अलावा लिमिटेशंस क्या आती है एथेनियन डेमोक्रेसी की थी? ये थी कि वाइल एथेंस डेवलप्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बट इट वाज नॉट परफेक्ट। वुमेन, स्लेव, फॉरेनर्स, अबाउट 75% ऑफ पॉपुलेशन हैड नो पॉलिटिकल राइट। इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट थे ही नहीं, ठीक है। ओनली फ्री एडल्ट मैन विद एथेनियन पेरेंट्स कुड पार्टिसिपेट। जो फ्री मैन हैं, जिनके पेरेंट्स एथेनियन हैं, वही सिर्फ कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट, ठीक है। इसके अलावा डिसीजंस वर समटाइम्स इन्फ्लुएंस बाय पॉपुलर लीडर्स और इमोशंस, नॉट ऑलवेज लॉजिक। लॉजिक से नहीं, अगर कोई बड़ा बोल रहा है तो सही बोल रहा है, बेशक वो दूसरों सबके हित में हो, हित में होता है ना, सबके अगेंस्ट में हो, लेकिन हाँ उसकी फेवर में हो तो हाँ वो अच्छा बोल रहा है। इवन सो एथेंस वॉज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम इन डेवलपिंग अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स रूल देमसेल्फ। इसके अलावा 9th पॉइंट आता है, आई होप लास्ट पॉइंट है ये, लेगेसी ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। Democratic institutions of Athens had a huge influence on the modern world. It introduced ideas of citizen participation. जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है एथेन के, उनके अलग ही इन्फ्लुएंस है मॉडर्न वर्ल्ड पे, ठीक है, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इन द रूल ऑफ मेजोरिटी। मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया, यूएस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये यूज़ करते हैं स्टिल असेंबलीज, कोर्ट्स एंड वोटिंग सिस्टम इंस्पायरिंग, जो कि एथेंस से इंस्पायर्ड है। फिलोसफर जैसे कि सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल रोट अबाउट डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड आइडियल स्टेट। जो फेमस स्कॉलर्स हैं सोक्रेट्स, प्लेटो,
एरिस्टोटल ये डेमोक्रेसी के बारे में लिखते हैं। इसमें देखे तो कि जो पॉलिटिकल एथेंस की डेमोक्रेसी वो लिमिटेड था, उसका जो भी था ज़्यादा, मतलब कि शुरुआत हो गई थी लेकिन लिमिटेड वो था। अच्छा, अब कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस वॉज लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्फॉर्म बाय डेरोकोसेलोन एंड पेरिस्ट्रेटस कैलेस्टाइंस Pericles helped to give more rights to empower to ordinary citizens, ordinary citizens को राइट दिए। ओवर टाइम एथेंस क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन जैसे असेंबली, काउंसिल, कोर्ट, जो कि जो कॉमन पीपल को, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट में डायरेक्टली। दो इट हैड इट्स वीकनेसेस भी थी कुछ। एथेंस डेमोक्रेसी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द पीपल्स गवर्निंग देम सेल्फ, और कंटिन्यू करना है एस्पायरिंग डेमोक्रेटिक जो आज के टाइम पे चल रहे हैं उन सब वर्ल्ड को। ठीक, इट्स क्वेश्चन नंबर 2 of same series, that is highlight the struggle between patricians and plebeians in the light of the Roman expansion from बताइए एक सेकेंड। इट इज़ वेट 509 टू 27 BC। ठीक है, 509 टू 27 BC। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रगल के बारे में। बेसिकली ये हमने पढ़ तो लिया था एक वीडियो में, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं इसको अच्छे से कराऊंगा यहाँ पर। सो स्ट्रगल, जो लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था पैट्रिशियन और प्लेबियंस के बीच में, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर आगे अगर आपको ये नहीं पता कि पैट्रिशियन और प्लेबियंस कौन है तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं पहले बता देता हूँ पैट्रिशियंस कौन थे और प्लेबियंस कौन थे। पैट्रिशियन बेसिकली ये रिच मर्चेंट क्लास या फिर बोल सकते हैं रिच लोग थे, और ये थे कॉमन पीपल या फिर पुअर लोग बोल सकते हैं ना, कॉमन या फिर पुअर ही बोलो। ठीक है, हाँ, कॉमन मैन जो कि पुअर हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे बोलो। तो इंट्रोडक्शन जानेंगे। एंशियंट रोम इज रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग अ वास्ट एम्पायर and creating one of the most influential civilization in the history before becoming an empire। रोमन एक रिपब्लिक रहा है, जो कि सिस्टम होता है जहाँ पे कि पावर शेयर की जाती है सिटीजन्स के साथ। हाउएवर दिस सिस्टम वॉज नॉट इक्वल फ्रॉम द स्टार्ट, इक्वल नहीं रहा सिस्टम, क्योंकि जो रोमन सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी दो क्लासेस में, पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस, जिसमें कि जो रोम एक्सपेंडेड टेरिटरी बिटवीन 509 से 27 BC तक। द इंटरनल स्ट्रगल चला इसमें दो क्लासेस के बीच में, जिसने की शेप करी पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड लॉ। द पीरियड इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल ऑफ द ऑर्डर्स। इसको ही देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, बोल सकते हो आप लोग कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स आ सकता है, या फिर आ सकता है स्ट्रगल बिटवीन पैट्रिशियंस प्लेबियंस, या बोलते हैं स्ट्रगल बिटवीन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्डर्स, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, वही एक सेम आंसर रहेगा। अब हम आंसर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले देखेंगे हु वर द पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस, उसके बाद वाई डिड दे स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर, एक क्यों कर रहे थे लड़ाई, व्हाट वर द की इवेंट्स एंड आउटकम फॉर द कन्फ्लिक्ट, और एक्सपेंशन इन्फ्लुएंस क्या, रोमन एक्सपेंशन का क्या इन्फ्लुएंस रहा स्ट्रगल पे। ठीक है, अच्छा, अब जो रोमन सोसाइटी थी जिसमें कि पैट्रिशियन भी थे और प्लेबियंस थे, कैसी थी। पैट्रिशियंस वेल्दी क्लास हुआ करती थी, लैंड डूइंग नोबल्स हुआ करती थी। ठीक है, ये क्लेम करते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कि रोम को ढूंढा है, फाउंड किया है। ठीक है, इनके जो दादा थे या फिर परदादा थे, फिर के पापा वगैरह थे, इनके पापा के जो भी थे पापा, उन्होंने रोम को ढूंढा है, और ये पहले हमारी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली रह चुकी है, तो हम अब रोम को रूल करेंगे, रोम हमारा है, ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव इन लोगों का था। ठीक है, पैट्रिशियंस का। दे कंट्रोल पॉलिटिकल ऑफिसेज, ये पॉलिटिकल ऑफिसेज को कंट्रोल किया करते, रिलीजियस रूल्स को भी कंट्रोल किया करते, मिलिट्री लीडरशिप को भी ये डोमिनेट किया करते थे। राइट, दे डोमिनेटेड द सीनेट्स एंड पास्ड लॉज इन देयर ओन इंटरेस्ट, ये डोमिनेट किया करते थे सीनेट पे, और अपने इंटरेस्ट की जिनके फेवर में होगा वो उसको लॉ को पास कर दिया करते थे, जिनका अगेंस्ट में तो वो पास नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अभी हमने पढ़ा था वो सोलोन की रिफॉर्म्स है ना,
प्लेबियंस एक कॉमन पीपल हुआ करते थे, जैसे कि फार्मर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स इसमें आते थे। ये मेजोरिटी थी पॉपुलेशन की, जबकि वो माइनॉरिटी थी, ये वाली कम लोग थे लेकिन ताकतवर थे। ज़्यादा थे फिर भी कमज़ोर थे इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड ऑल। दे हैड लिटिल टू नो पॉलिटिकल पावर। इनके पास थोड़ी से ज़्यादा, ज़्यादा से थोड़ा, या फिर बोलें थोड़ा सा, या फिर बोलें पॉलिटिकल पावर थी ही नहीं। दे वर ऑफन पुअर, ये अक्सर गरीब हुआ करते थे। ओवरबर्डन विद डेप्थ, कर्जा इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता था, है ना। एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेजर डिसीजन, इनको जो मेजर डिसीजन लिया करते थे कंट्री की फेवर में, उनसे दूर रखा जाता था। जैसे कि रिपब्लिक का बिगनिंग हुई थी 509 BCE में। 509 BCE में ये एक अनइक्वल सिस्टम था, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन और डिमांड उठाने लगे। कौन? प्लेबियंस। किसके लिए? चेंज, उनको चेंज चाहिए था, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड 494 BC, right? Just a few years after Roman Republic was established in 509 BC, the plebeians started। जैसे ही मतलब रोमन रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ कब? 509 में। प्लेबियंस ने स्टार्ट कर दिया था क्या? राइट्स को मांगना, उनको राइट्स चाहिए थे, ठीक है। कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या कॉजेज थे? डेप्थ, स्लेवरी, यानी कर्ज नहीं दे पाए तो आपको स्लेव बना दिया जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो प्लेबियंस थे उनके पास कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, तो उनको वही गुस्सा आती थी, हम यहाँ पे रह रहे, हमारी इतनी ज़्यादा है आबादी, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो बस पैट्रिशियन लोग हैं वही उनका सारा कंट्रोल है पॉलिटिकल राइट्स पे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, हम तो यहाँ पे पागल हैं, जैसे ऐसा इनका कहना था ना। सिर्फ जो पैट्रिशियन थे वही बनते थे, कौंसिल लोग, सेनेटर्स कौन हुआ करते थे। ये मैंने पिछले वाले आंसर में बताया था, है ना। अनरिटन लॉज, कोई रिटन लॉज नहीं थे, जो कि लॉ रिटन किसने करे थे वो भी मैंने आपको पिछले वाले आंसर में बताया था। पैट्रिशियंस कंट्रोल लॉ सिंस देयर वाज नो रिटन लीगल रूल्स। जो पैट्रिशियंस हुआ करते, जो अमीर लोग, वो आ, कोई भी लीगल मतलब कि लिखा हुआ नहीं कुछ हुआ करता था, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मोड़ के कर दिया करते। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, फिर पिछले आंसर में बताया था कि जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर आएगा 100 नंबर का आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे सुनो, ये वाली इसका एग्जांपल सुनो। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो सोशल फॉर्मेशन का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का आएगा। अब मैं मुँह से तो बोल रहा हूँ लेकिन कोई रिटन प्रूफ नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और फिर आपका एग्ज़ाम देने गए तो आपने देखा भाई ये तो 120 नंबर का है, भैया तो ये 100 नंबर का बता रहे थे, हैं ये क्या हो गया। फिर आप मेरे पे अगर कुछ भी करोगे ना तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है। अब देखो ये तो खैर वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन कोई भी मैं सामने से बोल रहा हूँ, वहाँ पर पहले तो कैमरा है, फिर वीडियो वगैरह कुछ नहीं चला करती थी, मुंह से बोल दिया आप लोगों के सामने, जैसे कि बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, किसी के पास मोबाइल वाला रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, जैसे ऐसे मान के चलो। और मैंने आपको बोल दिया कि 100 नंबर का आएगा, और लेकिन एग्ज़ाम आया 120 नंबर का, तो आप तो कहोगे भैया आपने 100 नंबर का बताया था लेकिन एग्ज़ाम तो 120 नंबर का आया था। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने 120 ही बोला था। तो मैं तो बोल दूंगा भाई आपके पास प्रूफ नहीं है, मैंने 120 ही बोला था। आपको कोई वो नहीं है कि आपके कोई प्रूफ नहीं है, आप मैंने 100 ही बोला था, क्या पता मैं तो बोल दूंगा आपने सुना ना हो, मैं तो 120 ही बोला था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि नहीं आपका एग्ज़ाम 90 नंबर का ही आएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ है कि हाँ 90 नंबर का आएगा तो आएगा। और आपके अगर फिर भी कुछ कभी 100 नंबर का आ जाता है तो आप कह सकते हो कि भैया नहीं एग्ज़ाम 100 नंबर का आया था, क्योंकि आपने नंबर 90 आपने लिखा आया था वहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे ही इसका मतलब यही है बेसिकली, जो कोई भी लॉज रिटन फॉर्म में नहीं थे तो जो पेटिशंस हुआ करते थे वो अपने फेवर में ले लिया करते थे। नहीं भाई मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था, नहीं तुमने गलत सुन लिया था, पर बोला था मैंने यही था, है ना। ऐसा कुछ समझ सकते हो। मिलिट्री बर्डन्स, प्लेबियंस सर्वड इन द आर्मी बट नो पॉलिटिकल रिवॉर्ड। ये प्लेबियंस हुआ करते जो कॉमन पीपल, वो अब देखो मैं कॉमन पीपल रिच पावर नहीं बोलूँगा, प्लेबियंस कॉमन रहा करते हैं, पैट्रिशियंस अमीर लोग हुआ करते थे। अब आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पैट्रिशियंस, तो आपको मैं बता दूं। पैट्रिशियंस आपने सुना, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की क्या मतलब होता है? जिसमें कि मेल, जो मेल होगा ना वो मेन होगा सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी की फैमिली का,
वो डोमिनेट करेगा पूरी फैमिली को, ठीक है। हेड होगा जो मैं फैमिली का सॉरी जो फैमिली का हेड होगा वो मेल होगा, वही अपनी फैमिली को डोमिनेट करेगा, वही लीड करेगा, ठीक है। तो जस्ट उसी से एक वर्ड याद कर लो, पैट्रियार्की, पैट्रिशंस, ये भी डोमिनेट कर रहे थे पैट्रिशंस से, ठीक है। प्लेबियंस ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। आई होप ये जो ट्रिक थी थोड़ी आपको यूज़फुल लगी हो, कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, है ना। चलो ठीक है। अरे वाह, समझ गए। फर्स्ट सक्सेशन ऑफ द प्लेबियंस इन 494, सभी जैसी लग रहे हैं, 494 BC। द प्लेबियंस ओवरड्रू फ्रॉम द सिटी, जो प्लेबियंस ओवरड्रू फ्रॉम सिटीज़ एंड सेटअप कैंप ऑन द नियर बाई हिल, जो कि सैकर्ड माउंट बोला जाता था उनको। सिटी से चले गए, एक कैंप बना लिया हिल के आसपास। दिस वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट कॉल्ड फर्स्ट सेसेशन, ठीक है। सो बेसिकली सेसेशन का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट सक्सेशन, सो सॉरी, इट्स सेसेशन। इसका मतलब होता है आइसोलेशन, मतलब किसी से दूर चले जाना, मतलब ये अलग ही मतलब रहना। दे रिफ्यूज्ड टू फाइट इन द आर्मी अनलेस दे डिमांड वर मेड, देयर डिमांड्स वर मेड। इन्होंने मतलब कि मना कर दिया, हम किसी में आपका काम नहीं करेंगे, ना ही आपके लिए लड़ेंगे, ना ही आपके लिए कुछ करेंगे, जब तक हमें हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वही वाली बात चल रही थी यहाँ पे, है ना। द पेट्रिशियंस एग्रीड टू क्रिएट अ न्यू ऑफिस कॉल्ड ट्रिब्यून्स ऑफ प्लेब्स यानी प्लेबियंस, विच बिकेम द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल। जो पेट्रिशियन मानेंगे, चलो ठीक है, हम एक ऑफिस बनाएंगे जिसमें कि आपकी बात मानी जाएंगी, जिनको भी बोला करते हैं ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लेब्स। और यहाँ पे जो आवाज़ सुनी जाएगी, जो दिक्कतें हैं प्लेबियंस की, पेट्रिशियंस की, तो ठीक है। क्रिएशन ऑफ प्लेबियंस इंस्टीट्यूशन ओवर द न्यू next few decades, the plebeians continued to push for reforms. Tribunes for the plebs. There were 10 tribunes elected by plebeians. They could veto decisions of many magistrate and protect citizens from injustice. They were sacrosancts. इसमें कि बताया है कि उनको हार्म करना एक सीरियस क्राइम है, ठीक है, एक पवित्र चीज़ होती है सैक्रोसैंक्ट्स, ठीक है। अब बेसिकली काउंसिल ऑफ प्लेब्स यानी कॉन्सिलियम प्लेबिस एक स्ट्रेट सेपरेट असेंबली हुआ करती है, जहाँ पे कि प्लेबियंस पास देयर ओन लॉज, जिसको कि बोला करते हैं, जो प्लेबियंस के लॉज होते थे खुद के, उन्हें बोलते हैं हम प्लेबिसिटा। लेटर इसके बाद दीज लॉ बिकम बाइंडिंग ऑल रोमन्स इंक्लूडिंग पेट्रिशियंस, और ये पहले प्लेबियंस के लिए थे, लेकिन ये बाद में पेट्रिशियंस को भी फॉलो करने पड़े। दिस इंस्टीट्यूशन गिव द प्लेबियंस अ वे टू ऑर्गेनाइज अ पॉलिटिकली, एंड इन्होंने एक रास्ता दिखाया जैसे कि जो प्लेबियंस है एक ऑर्गेनाइज करते हैं पॉलिटिकल, और असिस्ट करते हैं एलाइट कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा 12 टेबल मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई, अफसोस। 451 से इसका टाइम पीरियड 450 तक, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड रही थी प्लेबियंस की, जो कि वो था हमारा रिटन लॉज। सो वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट क्यों था? पेट्रिशियन यूज ओरल ट्रेडिशंस एंड कस्टम। जो पेट्रिशियन थे, अमीर लोग, वो कहते थे हमें ओरल ट्रेडिशन ही यूज़ करते थे बेसिकली, और अपने अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करते थे, जस्टिस और कस्टम करते थे। कस्टम और जो देखो ट्रेडिशंस और जो उनके कस्टम से वो ओरल वे में ही यूज़ किया करते थे, नहीं वो रिटन फॉर्म में नहीं लिखना मानते थे, वो रिटन में लिख गया फालतू की कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना, जिससे कि वो कंट्रोल करते थे जस्टिस को। इसके अलावा प्लेबियंस वर पनिश्ड अनफेयरली ड्यू टू लैक ऑफ लीगल नॉलेज। प्लेबियंस को पनिश किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ अनफेयर, बेसिकली ये बताना चाह रहा था मैं, जो पेट्रिशियंस थे उन्होंने प्लेबियंस को एक गलत तरीके से बहुत ही अनफेयरली पनिश किया था, क्योंकि उनके पास लैक मतलब कि बहुत ज़्यादा कमी थी लीगल नॉलेज की, है ना। तो वही कुछ भी कर दें, उनका आपके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो आपको तो मैं कहूँ आप मेरे नौकर हो, तो आप कहोगे हाँ ठीक है मैं नौकर हूँ आपका, तो ठीक है आपका अभी
उस टाइम पे अगर होते तो आप कहते हो हाँ चलो ठीक है। अगर मैं आज के टाइम पे कहूँ तो आप कहोगे भाई तू मेरा नौकर, बोलोगे नहीं बोलोगे? वॉट हैपन, अ स्पेशल ग्रुप कॉल्ड डेसिमविरी द 10 men यानी 10 आदमी वॉज फॉर्म हुआ। इसके बाद क्रिएटेड रोम फर्स्ट रिटन लॉ कोड 12 टेबल्स। ये जो 12 टेबल्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसको मेंशन करना। 12 टेबल क्या था? ये रिटन लॉज थे, रिटन लॉ कोड थे, लॉ दीज वर डिस्प्लेड पब्लिकली इन द फोरम, ये पब्लिकली दिखाई गए। इसका रिजल्ट ये रहा कि 12 table became the foundation of Roman law, ensuring that everyone knew that rules and that patrician could not twist the law for their benefit. Further secessions and reforms. Despite early victories, the struggle continued almost 200 years. Second secession में ये रहा 449 BC में डिसेम्बरी। डिसेम्बरी क्या होता है? जो ये वो पता है 10 men वाला, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। प्लेबियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट एंड रिस्टोर पावर ऑफ ट्रिब्यून्स। थर्ड सेशन में ये रहा प्लेबियंस वांटेड द राइट टू मैरी पैट्रिशियंस। अरे ये तो मैं बाहर निकल गई इससे बहुत ज़्यादा। जो प्लेबियंस थे, जो कॉमन लोग थे, वो चाहते थे कि हमें पास एक ऐसा राइट हो जिससे कि हम पैट्रिशियन से भी शादी कर सकें। ये कौन सा राइट आ गया? स्ट्रेंज। हो सकता है कि जो होता है ना नौकर और मालिक में प्यार हो गया होगा, तो कहती है भी शादी करनी है, तो किसी ने बना दिया चलो ठीक है शादी करवाएंगे। लेक्स कैन्यूलिया वाज पास्ड अलाउइंग इंटरमैरिज बिटवीन पैट्रिशियन एंड प्लेबियंस। फोर्थ सेशन में क्या हुआ, जो कि अराउंड 287 BC में हुआ था। डिबेट प्रॉब्लम एंड इक्वालिटी कंटिन्यूड। द लेक्स हॉर्टेंसिया वो पास हुआ, मेकिंग प्लेबियंस लॉ बाइंडिंग ऑल रोमन्स विदाउट सेनेट अप्रूवल। इसके अलावा इसका रिजल्ट क्या रहा? दिस एंडेड द ऑफिशियल क्लास स्ट्रगल एंड गेव प्लेबियंस इक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल राइट, एटलीस्ट इन थ्योरी। थ्योरी में भाई उनको राइट दे दिया गया, वैसे प्रैक्टिकली हुआ और नहीं हुआ इसका कोई मतलब नहीं, के लिए हाँ थ्योरी में हो गया। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो लॉज से पास हुए थे पैट्रिशियन स्ट्रगल के दौरान, वो कौन कौन से थे। तो ये थे कुछ की लॉज पास ड्यू टू प्लेबियन स्ट्रगल। वो थे हमारे लेक्स कैन्यूलिया 445 BC में हुआ था, जिसने कि अलाउ किया था इंटर मैरिज बिटवीन पैट्रिशियन प्लेबियंस। ठीक है, इसके अलावा लेक्स लिसिनिया सेक्सटिया जो कि 367 BC में हुआ, जो कि 1 consul हैड टू बी प्लेबियन, एक कॉन्सुल होगा प्लेबियन। ठीक है, लिमिटेड लैंड ओनरशिप बाय द रिच। लेक्स ऑन ओगुलनिया जो कि 300 BC में अलाउड प्लेबियंस टू बिकम प्रीस्ट। यहाँ पे मतलब इनको राइट मिलेगा कि आप प्रीस्ट भी बन सकते हो। लेक्स हॉर्टेंसिया जो कि 287 BC में हुआ था, जिसने कि पास किया लॉ जो कि हर एक सिटीजन्स के लिए जो प्लेबियंस ने लॉज बनाए हैं वो हर एक सिटीजन पे मिलने चाहिए, और नहीं कि पैट्रिशियन को अलग कर दो। पैट्रिशियन भी आएंगे हमारे इंटर में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ रोमन एक्सपेंशन ऑन स्ट्रगल। Between 509 to 27 BC, Rome expanded from city-state to controlling most of the Mediterranean. This expansion influenced the patrician-plebeian struggle in many years. New opportunities for plebeians. New opportunities for plebeians. Plebeians served as soldiers in war, earned land और money after victories. जो plebeians थे उन्होंने soldiers की तरह सर्व किया वॉर में, जो युद्ध हुआ करते थे, वहाँ से कुछ मनी और लैंड को विक्ट्रीज के बाद ले लिया। मैनी प्लेबियंस फैमिलीज ग्रू वेल्दी एंड जॉइन द अपर क्लास नोन एज नोबल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ क्लासेस। द डिफरेंस बिटवीन पैट्रिशियन एंड प्लेबियंस रिड्यूस ओवर टाइम, धीरे धीरे कम होता चला गया। जैसे कि आज के टाइम पे SC ST जनरल का सब खत्म हो चुका है, जो डिफरेंस था, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है ना। द न्यू एलाइट क्लास फॉर्म्ड मिक्सिंग रिच पैट्रिशियंस एंड रिच प्लेबियंस। इंक्रीज इनइक्वालिटी अमंग प्लेबियंस। While some plebeians became rich, most remained poor farmers और workers. कुछ plebeians जो कि rich रहे, जो अमीर थे, वो कुछ तो मतलब बन गए, बहुत ज़्यादा plebeians थे वो rich farmer वो बन गए, लेकिन जो कुछ
गरीब के गरीब रह गए। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन अगेन, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा, ठीक है। एंड ऑफ द स्ट्रगल इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन 13 to 27 BC. Although legal conflict between patrician plebeians ended in 287 BC, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यूड। देखो गाइस, इसका जो रीडिंग है ना, मैं आपको एक रीडिंग दूंगा, आई थिंक आप मेरे को कमेंट करना इस पर। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक रीडिंग दूंगा इसकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। उसको पढ़ के जाना, उसको पढ़ के जाना, उसको नहीं पढ़ के गए तो आपका थोड़ा लॉस हो जाएगा। जो रीडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इजी तरीके से दे रखा है सब कुछ, ज़्यादा पेज नहीं है, 5-6 पेज होंगे, उसको पढ़ना और अच्छा पेज होगा, आपको बहुत समझ में आ जाएगा, इजी लैंग्वेज में से भी ज़्यादा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो चीज़ है उसमें, ठीक है। पैट्रिशियन प्लेबियंस के जो कॉन्फ्लिक्ट रहे ख़त्म हुए 287 में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रही, ठीक है। जो ग्राचूस ब्रदर्स थे, इनके बारे में देखेंगे थोड़ा। इसके अलावा जो हमारे सिविल वॉर रहा, राइज ऑफ डिक्टेटर्स रहा, ये भी है। ट्रांजिशन ऑफ द एम्पायर आया, जूलियस सीजर एसेसिनेशन हुआ 44 BC में। ही इज़ अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियन अगस्टस, उसने कंट्रोल में ले लिया सब कुछ। इसके अलावा कंक्लूजन देखने, कंक्लूजन में क्या रहा। कंक्लूजन में यही रहा, स्ट्रगल बिटवीन पेट्रिशियन प्लेबियंस वाज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी दैट ट्रांसफॉर्म रोमन रिपब्लिक, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया रोमन रिपब्लिक को। वॉट स्टार्टेड बैटल फॉर बेसिक राइट्स और फेयर ट्रीटमेंट, बस वो यही चाहते थे प्लेबियंस, पेट्रिशियंस, सॉरी प्लेबियंस से, पेट्रिशियन से, कि उनको फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, बेसिक राइट दे दिए जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये है, आई होप आपको समझ में आया हो, और मेरे को कमेंट करो, मेरे को याद दिलाओ एक बार, क्योंकि इसको मैं काफ़ी टाइम बाद। अच्छा, सो क्वेश्चन 3 है हमारा, क्या, स्लेवरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है। अब इसमें पूछा गया है, स्लेवरी वाकई में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी थी सोसाइटी और इकोनॉमी बढ़ाने में, किसकी, एंशिएंट रोम की, एंशिएंट ग्रीस की, एंशिएंट रोम की, इन दोनों की बेसिकली बात हो रही है, इसकी भी और इसकी भी। स्लेवरी, सॉरी चलो जानते हैं। डिड स्लेवरी प्ले अ वाइटल रोल इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट रोम एंड एंशिएंट ग्रीस। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर फटाफट से इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। द स्लेवरी वॉज मेजर पार्ट ऑफ बोथ एंशिएंट ग्रीक एंड एंशिएंट रोम सिविलाइजेशन, ठीक है। एक सेकंड, कलर चेंज कर। जो स्लेवरी रही है ना, स्लेवरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बहुत मेजर पार्ट रहा है एंशिएंट ग्रीस का भी, एंशिएंट रोम का भी, रोमन सिविलाइजेशन का भी। Unlike modern societies like that considered slavery inhuman, illegal, in ancient times it was common, legal and deeply rooted in daily life. जैसे कि आज के टाइम पे जो हाउस मेट्स होती हैं, है ना, हाउस मेट्स या हाउस हेल्प होती हैं, हाउस हेल्पर्स, वो उनके वो लीगल काम कर रहे हैं ना, लीगल उनका डेली लाइफ में काम रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी उनका जो मालिक है वो जो कहता है वो करते हैं, ठीक है, लीगल चीज़ें हैं ना। तो वैसे ही उस टाइम में वर्क करता था, लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में क्या फ़र्क है। आज के टाइम में वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी कुछ मजबूरी के चलते हुए, ठीक है, जबकि वो उनको ज़बरदस्ती करवाते थे, ठीक है। आज के टाइम में, जैसे आज के टाइम से जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्लेव्स हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन है और बहुत रिस्पेक्टेड लोग होते हैं वो, उनके बिना हमारा घर अधूरा रहता है ना, उनके बिना हमारा कुछ काम नहीं हो सकता। और यस, एनीवेज, हम जो कर रहे थे स्लेव्स की बात, स्लेव्स की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा, जैसे मानते हैं आज के टाइम में, जैसे कि मानते हैं कि इनह्यूमन हुआ करती थी, इलीगल हुआ करती थी, लेकिन नहीं, एंशिएंट टाइम्स में ये बहुत कॉमन था, लीगल था, साथ ही साथ डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा रूटेड था। स्लेव्स वर फाउंड एवरीवेयर, इन कहाँ पाए जाते थे, हर जगह पाए जाते थे, घर में, फील्ड में, फील्ड यानी खेत खलिहान वगैरह में, वर्कशॉप, माइंस में, आर्मीज में, मंदिरों में भी पाए जाते थे। वो कैसे भी पाए जाते थे, हर जगह पाए जाते थे। मंदिरों में हो सकता है कि वो साफ़ सफाई करें, हो सकता है पूजा भी करें, हो सकता है कुछ भी कर सकें। इन दिस आंसर वी विल अंडरस्टैंड, इस आंसर में हम क्या जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो
व्हाट स्लेवरी मीन इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम, स्लेवरी का क्या मतलब है एंशियंट ग्रीस और रोम में, हाउ स्लेव्स वर ट्रीटेड, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, और रोल ऑफ स्लेव क्या था सोसाइटी और इकोनॉमी को डेवलप करने की रोम और ग्रीस की है ना। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्लेवरी, क्या डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्लेवरी ऑन दिस सिविलाइजेशन, क्या इफेक्ट रहा है। इसके अलावा देखो, इसको मैं बहुत शॉर्ट में कराने वाला हूँ ये वाला आंसर, क्योंकि ये वाला बहुत मैंने डिटेल में करा चुका हूँ मैं आंसर, उसको जाके देखना वीडियो को, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना इज़ नॉट वर्थ इट। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो समझ ही होंगे, जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं अब ये दोबारा देख रहे हैं तो उनके लिए लगेगा थोड़ा टाइम वेस्ट लगेगा, लेकिन हाँ पढ़ना इसको भी, रीड करना, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत ईजी रहता है ये पढ़ना, है ना। अंडरस्टैंडिंग स्लेवरी इन द एंशिएंट वर्ल्ड। अब स्लेव्स कौन हुआ करते थे, स्लेव वो लोग हुआ करते थे जो कि दूसरों के द्वारा ओन किए जाते थे, है ना, मतलब कि उन पे अपना दूसरा, जैसे मैं हूँ, मैं किसी पे अपना अधिकार जमाऊँ तो वो मेरा स्लेव बन जाएगा, है ना। और वैसे वो उसका मर्जी ना हो मेरा काम करने का, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो करने का, फिर भी उसको करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको खरीद रहा हूँ या फिर उसको मैं अपने पास रख रहा हूँ। जस्ट खरीद रहा हूँ, जस्ट पास रखना हो तो जस्ट कोई सेंस नहीं बनता इसका, है ना। तो उसको मैं खरीद रहा हूँ, उसके पास अपनी कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। स्लेव्स को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, है ना। और इनहेरिटेड, यानी अगर स्लेव है, एक ए स्लेव है, एक बी स्लेव है, एक सी स्लेव है, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है और इनका बच्चा है, ये इनका बच्चा है, ये इनका बच्चा है, ये इनहेरिट होता ही जाएगा जब तक। फिर इनका बच्चा होगा ये भी स्लेव बनेगा, फिर इनका बच्चा होगा ये भी स्लेव बनेगा, इनका बच्चा होगा वो भी स्लेव बनेगा, इनका बच्चा होगा वो भी स्लेव बनेगा, है ना। जब तक इनको इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाएगा, जब तक इन्हें फ्री नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये स्लीव होते रहेंगे या फिर ये कुछ अर्निंग करके कुछ आगे बन जाए, है ना। और इनको अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता था। स्लेव्स वर ऑफन, कौन कौन हुआ करते थे, प्रिजनर्स ऑफ वार, कैप्चर ड्यूरिंग रेड्स, बॉर्न इनटू स्लेवरी, जो कि अभी हमने इनहेरिट वाला वो बताया, ये वाली चीज़ है सही, और इवन सोल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज ड्यूरिंग पॉवर्टी। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो प्रिजनर्स ऑफ वार यानी ये है कि लड़ाई में लड़ने गए हम लोग मेरी आर्मी आई तुम्हारी आर्मी आई जो देख रहा है, ठीक है। अब भाई तुम्हारी आर्मी मेरी आर्मी से कमज़ोर है, बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई। जो अब मेरी आर्मी है उसने तुम्हारी आर्मी को हरा दिया, तुम्हारा किंगडम ख़त्म। अब जितने भी तुम्हारे आर्मी में लोग होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक पकड़ के लाएंगे और उनको स्लेव बना डालेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे करेंगे, पहले जेल में डालेंगे, फिर जेल में कुछ काम करवाएंगे धीरे धीरे करके उनकी, है ना। वो होता है ना, एक पक्षी को अगर पिंजरे में रखो तो वो उड़ना भूल जाता है, वैसे ही अगर इनको पिंजरे में रखेंगे तो लड़ना बढ़ना सब भूल जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनको स्लेवरी में लगा देंगे, ठीक है। अब रेड्स, जैसे कि मैंने आपके किंगडम पर रेड मार दी तगड़ी तरीके से और वहाँ से मैंने इतनी सारी चीज़ पकड़ लिया है वहाँ से, आपके मतलब कि जो खुद आपके स्लेव्स थे, आपके पर्सनल स्लेव्स थे, उनको भी मैंने अपने किंगडम में बना के किंगडम में ला के उनको अपना स्लेव बना लिया, आपका ख़त्म हो गया वो स्लेवरी वाली, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो स्लेव, जैसे कि किसी के दादा परदादा पापा वगैरह स्लेव थे, वो भी आगे आगे स्लेवरी में जाते रहेंगे, है ना। और कभी कभी ये होता था, अब फैमिली है एक, वो उनके मदर फादर बहुत गरीब हैं लेकिन उनको अपना घर चलाना, तो अपने बच्चे को वो दे दिया करते थे किसी को, भाई स्लेव बना लो इसको, और उसके बदले वो पैसे ले लिया करते थे, है ना, मतलब बेचा करते थे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ ऐसा नहीं है कि हम दोनों में युद्ध हो रहा है कि भैया आप लड़ जाओगे, क्योंकि है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा भैया लड़ने की बात कर रहे हैं, इनसे लड़ेंगे चलो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो समझ जाओ, दूसरी तरफ से मतलब लेना है वो तुम देख लो जो तुम्हें करना है ना। क्या स्लेव्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था, क्वेश्चन मार्क। नॉट ऑल स्लेव हैड सेम राइट और सेम लाइफ, सम वर्क इन होम्स हैड बेटर कंडीशन, जो घर में काम किया करते थे उनकी बेटर कंडीशन हुआ करती थी, और जो माइंस में फार्म्स में वो काम किया करते थे उनको फेस करनी होती थी ब्रूटल ट्रीटमेंट, यानी बहुत गंदे तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला करता था, ठीक है। जैसे समझ लो आज के टाइम में कि जो धूप में काम करते हैं, है ना, जो रोड्स बनाते हैं, रेलवेज़ बनाते हैं, रेलवेज़ में कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो उनकी हालत देख लो, उनको मतलब कि पैसे मिलने के बाद भी उनकी हालत इतनी मतलब कि देखी नहीं जाती है ना। जो घर वाला कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनकी हालत देखी नहीं जाती, जो मज़दूर ठेकेदार
बेलदार, ठेकेदार है वही तो होते हैं ना, ठेकेदार तो गलत बोल दिया, बेलदार सॉरी, वो लोग होते हैं, वो मिस्त्री वगैरह होते हैं, उनकी कंडीशन देखी जाती है, गर्मी में लगे रहते हैं इतनी गर्मी में, है ना। तो ये अभी आप उस टाइम से देख लो कि उन लोगों की क्या कंडीशन रहा करती है। जबकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइंस, और माइंस पता है क्या होता है, माइंस में कभी देखना, माइंस की यूट्यूब पे वीडियो देखना, हम बस डाल देना वर्कर्स इन माइंस, भाई देख के ही रो जाओगे। और एक झारखंड में एक वो है विलेज, उसका देखना कि उससे मतलब कि माइंस में वहाँ पे वर्क करते हैं, वहाँ के जो गैसेस निकलते हैं उससे बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, है ना, डिफेक्टेड पैदा होते हैं, प्रॉपर पैदा नहीं होते हैं, मतलब कि किसी का ब्रेन ख़राब है, कोई मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है प्रॉपर, कोई कुछ तो कोई कुछ, है ना। तो एनीवेज यही बताना था कि उनकी कंडीशन बहुत ब्रूटल हुआ करती थी, बहुत बेकार कंडीशंस रहा करती थी। एजुकेटेड स्लेव्स कुड बी टीचर्स, डॉक्टर्स और सेक्रेटरीज। ओ भाई, जो स्लेव्स हुआ करते थे वो भी कुछ एजुकेटेड हुआ करते थे, जो कि एजुकेटेड हुआ करते थे वो टीचर्स बन जाया करते थे, डॉक्टर्स बन जाया करते थे, सेक्रेटरीज बन जाया करते थे। सो स्लेवरी was not just forced labor, it is an organized system that supported both Greek and Roman societies. इसके अलावा slavery in ancient Greece, slavery was present in almost every Greek city state, especially Athens and Sparta. ठीक है, slavery in Athens. एथेंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी स्टेट। एथेंस जो बहुत ज़्यादा एडवांस सिटी स्टेट रहा है हमारा, ठीक है, बट स्टिल डिपेंडेड हैविली ऑन स्लेव्स। लेकिन डिपेंड तो किसी पे रहा है, वो हमारे स्लेव्स पे डिपेंड रहा है। वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एथेंस वर स्लेव, यानी 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो स्लेव थी, ठीक है। स्लेव्स वर यूज्ड इन, स्लेव्स किस किस कामों में यूज़ किए जाते थे, स्लेव्स यूज़ किए जाते थे हाउस होल्ड में, वर्कशॉप और फैक्ट्रीज में, माइंस में, फार्म्स और स्टेट्स में। स्टेट ओन स्लेव आर यूज्ड एज पुलिस ऑफिसर्स एंड पब्लिक वर्कर्स। स्टेट यानी जो राजा हुआ करता था या फिर जो लीडर हुआ करता था वो भी स्लेव्स को ओन करता था, उनके पास भी स्लेव्स हुआ करते थे, जिनको कि कैसे यूज़ किया जाते, पुलिस ऑफिसर की तरह, पब्लिक वर्कर्स की तरह, है ना। स्लेवरी हेल्प एथेनियन सिटीजन्स फोकस ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड आर्ट। क्यों स्लेवरी ने हेल्प क्यों करी एथेनियन सिटीजन्स की, जिस पे कि फोकस करते हैं पॉलिटिक्स पे, फिलोसफी पे, आर्ट पे? क्योंकि वो स्लेव्स डिड द हार्ड लेबर, क्योंकि जो स्लेव थे बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर क्या करते थे। इसके अलावा स्लेवरी इन स्पार्टा, स्पार्टा की बात करें तो ये देखो वन शॉट, इसमें पूरा कंटेंट प्रॉपर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अमर फारूकी सजेस्ट कर रहा हूँ, रेफ़र करो उसको। और इसके अलावा जो रीडिंग्स मैंने दी हैं यूट्यूब चैनल पे उसको रीड करो। और सोशल फॉर्मेशन के लिए आप, यस जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ, अमर फारूकी को रेफ़र करो, उसको उसी से पढ़ो, इससे सिर्फ आइडिया लो और पढ़ो उससे जाकर अमर फारूकी से। देयर स्लेव्स वर कॉल्ड हेलोट्स, जो स्पार्टा में स्लेवरी हुआ करती थी उसमें स्पार्टा के कुछ यूनिक सिस्टम था, उनके स्लेव्स को बोला करते थे हेलोट्स बोला करते थे। हेलोट्स वर नॉट ब्रॉट और सोल्ड बट वर कॉन्कोर्ड पीपल मोस्टली फ्रॉम द मैसेनिया। हेलोट्स हुआ करते थे, वो ऐसे इनको बेचा या फिर ख़रीदा नहीं जाता था, लेकिन उनको कब्जे में ले लिया जाता था, जहाँ से कि कहाँ से, मैसेनिया से। यानी अगर हमारा स्पार्टा यहाँ पर है तो आसपास कहीं एरिया होगा मैसेनिया जो भी है, तो हो सकता है कि इधर साइड हो, इधर साइड का मैसेनिया हो, कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ से इसको कैप्चर कर लेंगे तो इसके जो जितने भी लोग होंगे इसके अंडर में आ जाएंगे, तो उनको हेलोट बोला जाता था, है ना। They were forced to farm and lend and give a part of their produce to Spartan masters. Helots were harshly treated and lived under constant fear of punishment of death. Slavery allowed the Spartan to focus on the military training and while Helot managed agriculture. Slavery in ancient Rome. Rome had a massive slave population. At its peak 30-40% of the population were slave. 30-40 यानी 40, आधी से कम, थोड़ा सा कम, मतलब मान लो अप्रॉक्सीमेटली आधी पॉपुलेशन स्लेव हुआ करती थी। वेयर डिड रोमन स्लेव कम फ्रॉम, रोमन स्लेव कहाँ से आया करते थे? वार्स ऑफ एक्सपेंशन आफ्टर विनिंग बैटल्स, रोमन ने कैप्चर थाउजेंड्स ऑफ पीपल
मेड देम स्लेव, जीता करते थे, वॉर को बना लिया करते थे उनको स्लेव। स्लेव मार्केट से पायरेसी और किडनैपिंग इन सब से हुआ करते थे। और जो स्लेवरी में पैदा हुआ करते थे उनको भी हम स्लेवरी आया करते थे रोम में। स्लेव्स कहाँ से आते थे, ये भी हमारा पॉइंट बन जाता है, जिनको हम बोला करते थे वर्नेई। ठीक है। वॉट वर्क स्लेव डू, क्या करते थे स्लेव, वही काम जो हमने ग्रीस में देखा, ये सब काम किया करते थे। इसके अलावा स्किल्ड स्लेव जो हुआ करते थे उनको टीचर बना दिया जाता था, आर्टिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, डॉक्टर, ये सब बना दिया। जो स्किल लेवल जिनके पास स्किल हुआ करती है उनको ये बना दिया जाता है। स्लेवरी सपोर्टेड नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ रोमन लाइफ, रोमन डेली लाइफ, फ्रॉम होम टू बिजनेस टू गवर्नमेंट। स्लेवरी थी वो हर एक एस्पेक्ट रोमन डेली लाइफ का सपोर्ट करती थी, घर हो चाहे बिजनेस हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है। रोल ऑफ स्लेवरी इन द इकोनॉमी, slavery was vital for economy in both civilizations. Agriculture, most landowners depended on slave labor to grow crops like wheat, olives or and grapes. In Rome, latifundia that means large state, जो कि इस जो नाम है ना latifundia, इसको आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। ठीक है। अगर आपका स्लेवरी के बारे में कुछ आता है तो रोमेंस जो लैटिफेंडिया हुआ करता था, जिसको बोला करता था लार्ज स्टेट, जिस पे कि वर वर्कड एंटायरली बाय स्टेट, ये एक ऐसा जगह हुआ करती थी जहाँ पे कि पूरे में स्लेव ही काम किया करते थे। स्लेव अलाउड फॉर मैसिव फूड प्रोडक्शन फॉर लोकल यूज एंड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स। Slaves worked in factories and workshops making pottery, tools, clothes and weapons. Some slaves were trained as blacksmith, builders और कारपेंटर्स। देखो दोस्तों, समझाने वाली कोई बात है नहीं है वैसे, है ना। अगर आप ध्यान लगा के बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाली बात नहीं है, समझाने वाली कोई बात है नहीं जिससे कि आपको कुछ समझाऊँ या फिर ट्रांसलेट करूँ, इसे कोई हार्ड वर्ड नहीं है। इसको समझो, ध्यान से फोकस करके पढ़ो तो आपको सब ईजी लगेगा। आप सोच रहे हो अरे ये तो सिर्फ रीड कर जा रहा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं है ना इसमें। स्लेवर कैप प्रोडक्शन कॉस्ट लो एंड प्रॉफिट हाई, जो कॉस्ट हुआ करती थी प्रोडक्शन की उसको लो रखा करते थे, प्रॉफिट को हाई रखा करते थे। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग वर सेंट टू डेंजरस स्लेव्स वर सेंट टू डेंजरस माइंस टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर। स्लेव्स को भेज दिया करते थे डेंजरस माइंस में, जिससे कि वो निकाल सकें गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, लोहा और कॉपर जैसे धातु, मेटल्स वगैरह। ग्रीस में और रोम में दोनों में ही ये माइंस बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के लिए, बट इम्पोर्टेंट तो है इकोनॉमी के लिए। लेकिन स्लेव से पूछो कभी उनकी हालत क्या होती है। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो रोल ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटीज़ डेली लाइफ का देखा जाए तो मोस्ट रिच सिटीजन्स ओन मल्टीपल स्लेव्स। जो रिच लोग हुआ करते थे उनके पास बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे, जबकि जो मिडिल क्लास हुआ करते थे उनके पास एक दो हाउस होल्ड स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव डिड द वर्क विच अलाउड फ्री सिटीजन्स टू एंजॉय कंफर्टेबल लाइफ। देखो स्लेव्स कितने अच्छे हुआ करते थे, स्लेव्स काम क्या करते थे इन लोगों का जिससे कि फिर सिटीजन्स एंजॉय कर सकें, अपनी कंफर्टेबल लाइफ आराम से जी सकें, लाइफ को ज़िंदगी आराम जी सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, काम वाम में कोई दिक्कत ना है, फ्री में एंजॉय करो आराम से। नौकर हैं वहाँ पे, स्ट्रेंज रियली। एजुकेशन एंड कल्चर, एजुकेटेड ग्रीक स्लेव हुआ करते उनको टीचर बना दिया जाता था रोमन चिल्ड्रंस के लिए। इसके अलावा स्लेव्स हेल्प्ड स्प्रेड ग्रीक कल्चर, फ़िलासफ़ी, जो मतलब एजुकेशन कल्चर में जो एजुकेटेड स्लेव हुआ करते उनके ये काम रहा करता था, लैंग्वेज को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, है ना, ये सारी चीज़। स्लेव्स वर ऑल्सो वर्कड इन थिएटर्स, लाइब्रेरीज एंड फेस्टिवल्स एज वेल। मिलिट्री में देखा जाए तो स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू बी सोल्जर्स इनिशियली। स्टार्टिंग में स्लेव्स को नहीं बनाया जाता था, सेना में नहीं भर्ती किया जाता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? देखो अब देखो, हम दोनों की लड़ाई हुई, मेरी लड़ाई हुई, मेरी आर्मी की, और आपकी आर्मी की लड़ाई हुई। जो आपकी आर्मी होगी वो आपके लिए लॉयल होगी नहीं होगी स्टार्टिंग में, जब तक मतलब कि मैंने आपको मतलब कि कहीं एक जगह आप भाग गए थे, मतलब कि मैंने आपको जब हरा रहा था तो आपको मैं मारने की बजाय आप भाग गए कहीं और।
तो जो आपकी आर्मी होगी वो आपके लिए लॉयल होगी। नॉट सारे नहीं होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ इसमें से दो तीन चुनिंदा हो, है ना। हो सकता है कि हो सकता है भाई तूने मेरे राजा को मारा है, देख मैं तेरी पूरी सेना को, तेरे पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा, ऐसे किसी किसी में होता है ना। तो इसलिए उनको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा करते थे। होता है ना किसी में हो जाता है कि भाई तूने गद्दारी करी, अब देख हम देख तेरे साथ गद्दारी कर देंगे, तूने हमारे साथ करी हम तेरे साथ कर देंगे, ऐसे, समझ रहे हो। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम जो प्रिजनर्स ऑफ वार हुआ करते थे, यानी जिनको वार से पकड़ करके आया करते थे, जो हार जाया करते थे, उनको जब हम स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया करते थे, तो वो रहते तो स्लेव थे, आगे तो हमारे कंट्रोल में गए, लेकिन हाउ डू यू नो कि वो आपके लॉयल बन चुके हैं, जस्ट अभी आए हैं। वो नहीं हो सकता ना, उनको पहले थोड़ा काम करेंगे वैसे, फिर उनको धीरे धीरे करके स्लेव मतलब मिलिट्री में भेज दिया करते थे, लेकिन इनिशियल मतलब स्टार्टिंग डेज में नहीं। लेटर इन रोम सम वर ट्रेंड एज ग्लैडिएटर्स और शोल्डर्स इन इमरजेंसी टाइम्स, कुछ को ट्रेन भी किया जाता था इमरजेंसी के लिए। फैमिली एंड आइडेंटिटी, स्लेव के पास कोई लीगल राइट नहीं था। दे कुड नॉट मैरी, ओन प्रॉपर्टी, इवन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। फैमिलीज वर ऑफन ब्रोकन अपार्ट व्हेन स्लेव्स वर सोल्ड। ठीक है। मैनुमिशन, फ्रीडम फॉर स्लेव, मैनुमिशन यानी एक मिशन जो कि किसके लिए था, स्लेव की फ्रीडम के लिए। इन बोथ ग्रीस एंड रोम सम स्लेव्स कुड बिकम फ्री थ्रू प्रोसेस कॉल्ड मैनुमिशन। अब हाउ कुड अ स्लेव बी फ्रीड, अब स्लेव कैसे फ्री हुआ करते थे, कैसे आज़ाद हुआ करते थे। लॉयल सर्विस करके अपने मास्टर की। देखो जैसे कि कभी कभी जस्ट अब एग्जांपल की तरह समझो, अब जैसे कि कोई हाउस हेल्प यानी कोई मेड आई आपके घर पे काम कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में उन पर बिल्कुल भी आपको थोड़ा डर बना रहेगा कि कुछ यहाँ से चोरी करके ना ले जाए, यहाँ पे कुछ दिक्कत ना कर दे, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना। ऐसा कुछ होता है, दिमाग में चलता रहता है, कुछ यहाँ पे गलत चीज़ ना कर दे, तो दिमाग में रहता है। लेकिन हाँ वो धीरे धीरे काम करेंगे, आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। आपके सामने जैसे कि कुछ 100-200 रुपये पड़े भी हैं, फिर भी उठाएंगे नहीं, आपको दे देंगे कि भाई आपके पड़े हुए हैं पैसे, है ना। तो ये दिखाता है लॉयलिटी कि हाँ ये लॉयल है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हाँ आप ऐसा होगा कि आप उनके भरोसे अपना घर छोड़ के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऐसा लॉयलिटी सर्विस हुआ करती थी, यानी जो स्लेव हुआ करते थे ना, अपने मास्टर को ऐसे सर्व किया करते थे जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ लॉयल रहा करते थे। तो वे मास्टर कहते थे भाई ठीक है हम देखो फ्री करते हैं, अब उनको प्रॉपर्टी दे दिया करते थे, और जो उनके पास राइट्स नहीं थे उनको राइट्स भी दे दिया करते थे उनके मास्टर सिर्फ। ठीक है। सेविंग मनी एंड बाइंग देयर फ्रीडम, वो क्या कर कभी कभी ये भी हुआ करता था कि जो पैसे दे दिया करते थे कभी कभी जो ओनर्स हुआ करते थे स्लेव के, तो उस पैसे को बचाया करते थे और उसके बदले वो फ्रीडम खरीद लिया करते थे। बीइंग फ्रीड इन अ विल, वो उनकी इच्छा थी आज़ाद होने की, वही इच्छा उन्होंने पूरी कर दी खुद की। इसके अलावा एज अ रिवॉर्ड फॉर ब्रेवरी और स्किल्स, जैसे कि ब्रेवरी मतलब दिखा दी, बहादुरी और स्किल्स के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। ठीक है भाई हम तुमको फ्री कर रहे हैं अब, ठीक है। इसके अलावा लाइफ आफ्टर फ्रीडम, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। फ्रीड स्लेव जिनको भी बोला जाता था फ्रीड मैन, अब देखो फ्रीड मैन है यहाँ पे। अब फ्रीड मैन आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा समझ में आया कितना हार्ड नाम लग रहा है फ्रीड मैन यानी जो आदमियों को फ्री कर दिया गया है। जैसे हर चीज़ के ईड नहीं लगा देते एंड में, तो फ्री के आगे डी लगा दे फ्रीड, ठीक है। और मैन का मैन, ठीक है। फ्रीड मैन जो आदमी यानी आदमियों जो लोग फ्री हो गए, जैसे आदमियों, फिर औरतों, आदमियों जो फ्री हो चुके थे उनको बोला करते थे फ्रीड मैन। वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इवन बिकम वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल, पैसे वाले बन सकते हैं। हाउएवर दे स्टिल हैड सम social limitations and were often expected to serve their former masters in some ways. इसके अलावा रिवॉल्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि इम्पोर्टेंट है ये। स्लेवरी वॉज हार्श एंड सम स्लेव्स फॉट बैक, कुछ होता है ना, कुछ किसी में आग खुजली होती है किसी के, मतलब कुछ तो होते हैं कि यहाँ चलो लड़ते हैं,
जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुजली रहती है, स्टार्टिंग से ही खुजली रहती है, कुछ भी काम करो खुजली बहुत तगड़ी रहती है उनके। कहाँ पर रहती है तो सबको पता है। लेकिन हम अभी स्लेव की बात नहीं कर रहे, हम बात किसी और की कर रहे थे। अगर हम स्लेवरी पे हैं तो स्लेवरी में उनके साथ जो गलत ट्रीटमेंट हुआ करता था उनके अगेंस्ट में वो लड़ाई किया करते थे। स्लेव रेजिस्टेंस, स्लेव रेजिस्टेड बाय walking slowly, working tools, breaking tools, running away, poisoning masters। ओ बाप रे भाई, अब स्लेव्स रेजिस्ट कैसे क्या करते थे? धीरे धीरे काम करेंगे, उनको कोई मन नहीं होगा काम करने का। भाई हमें काम करने का मन ही नहीं है, आलस आता है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, हाथ काम नहीं करते, सेंसेशंस होते हैं जैसे सरसराहट, भरभराहट, कनकनाहट, बहुत से सेंसेशन होते हैं, ऐसे कुछ हो जाते हैं। जो टूल्स हो रहे हैं, टूल्स करते करते तोड़ दिए, ओ भाई टूट गए भाई, काम नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे काम, भाग जाया करते। तो कोई कोई तो ऐसा होगा तो भाग जाएंगे, हम भाग जाया करते। कुछ कुछ ऐसे होते, मास्टर आपको पानी चाहिए, लीजिए पानी पी लीजिए। पानी में वही वो मास्टर पी लेगा, भाई कितना हमारे लिए कर रहा है, चलो हम पानी पी लेते हैं, पानी पियेंगे तभी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि पानी में जहर था, ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस स्लेव रिवोल्ट हैं, जैसे कि स्पार्टिकस रिवोल्ट, जो कि लेड बाय स्पार्टिकस, एक ग्लैडिएटर था, फॉर्मर सोल्जर, पहले सोल्जर था। गैदर एन आर्मी ऑफ ऑल ओवर, भाई 70,000 लोगों की आर्मी इकट्ठी करे, जो कि स्लेव भाग चुके थे उन लोगों की, ठीक है। डिफीटेड रोमन आर्मी को हरा दिया बहुत बार और मारा भी। इसके अलावा द रिवोल्ट स्कैर्ड रोमन एलाइट, जी रिवोल्ट ने जो अमीर लोग हुआ करते थे रोम के, उनको डरा दिया। लेड टू हार्शर कंट्रोल ऑफ स्लेव्स, हेलोट्स रेबेलियंस इन स्पार्टा, हेलोट्स ऑफन ट्राइड टू ओवरथ्रोन दियर स्पार्टन मास्टर्स। जो हेलोट्स हुआ करते थे कोशिश किया करते थे ओवरथ्रो कर दें, यानी उनसे आज़ाद हो जाएं स्पार्टन मास्टर्स से, या फिर कह सकते हैं उनके अपने अंडर में ले लो। ऐसे कैसे ले लेंगे भाई, ठीक है। आई थिंक वीडियो पॉज हो गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़। स्पार्टन लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ रिवेलियन, जो स्पार्टन्स हुआ करते थे वो कॉन्स्टेंटली डर के माहौल में रहा करते थे। होता है ना, अब पाकिस्तान में डर का माहौल चल रहा है, तो उसी माहौल में ये लोग रहा करते थे। दीज रिवॉल्ट शोज डैट स्लेव डिड नॉट एक्सेप्ट देयर फेट क्वाइटली। ये रिवॉल्ट दिखाता है कि स्लेव डिड नॉट एक्सेप्ट देयर फेट क्वाइटली। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्लेवरी, ये पढ़ेंगे अभी। अच्छा, तो फीचर्स देखेंगे। सोर्सेज ऑफ स्लेव, स्लेव के सोर्सेज क्या क्या थे? सो वार, पायरेसी और बर्थ, ये थे, हम ऊपर देख लिए। एंशियंट रोम में क्या थे? वॉर, मार्केट्स में खरीदे बेचे जाया करते थे, और बर्थ। स्लेव राइट ऑफ स्लेव्स, नो राइट्स बट कुड बी फ्रीड। रोम में क्या था, उनको फ्री कर दिया जाता, लेकिन ग्रीस में वो भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। मैनुमिशन बहुत कम था यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन था, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क्स, हाउस होल्ड्स, माइनिंग, क्राफ्ट्स। कैसे कैसे काम किया करते थे? हाउस होल्ड में क्या करते थे, माइनिंग में क्या करते थे, और क्राफ्ट में क्या करते थे। ये एवरीथिंग, हर काम किया करते थे, फार्मिंग से लेके गवर्नमेंट से लेके एजुकेशन तक। रोल इन सोसाइटी, सपोर्ट फॉर एलाइट लाइफ, ये एलाइट लाइफ जो एलाइट लोग होते थे उनके लिए काम किया करते थे। और जबकि जो रोम में फाउंडेशन थे इकोनॉमी के। रिबेलियन छोटे स्केल पे की, लेकिन उन्होंने लार्ज रिवोल्ट करी, जैसे स्पार्टकस, ठीक है। इनके पास इतने राइट्स होने के बाद भी इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इनके पास बेचारे ये नादान लोग थे शायद, है ना। इसके अलावा हम देखें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड लेगेसी, स्लेवरी अलाउड both civilization to grow fast and achieve military and culturally greatness. However, over-dependence on slavery created economic inequality, unemployment among free citizens, moral debates among philosophers like Seneca and Socrates.
इसका कंक्लूजन क्या है, स्लेवरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी और इकोनॉमी में, एंशियंट ग्रीस की भी, एंशियंट रोम की भी। इसने प्रोवाइड किया चीप एंड एबंडेंट लेबर, सपोर्ट किया लग्जरी लाइफ स्टाइल्स को। इसके अलावा फाउंडेशन थे इकोनॉमिक एक्सपेंशन के, साथ ही साथ ये रहे हमारे मिलिट्री में हेल्प करने के लिए भी आई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। बट स्लेवरी also suffering inequality, moral questions. While it helped these citizens achieve greatness, did not huge human cost. ठीक है, understanding slavery in ancient Rome and Greece helped us to reflect on value of human freedom भी दिखाता है मैं कितना ज़रूरी है human की freedom, the impact of forced labor and society, and how ancient practices shaped modern ideas about rights and injustice. इसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करेंगे इसी वीडियो में करा दूँ। Evaluate the important developments and emergence of feudalism in the Western Europe. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। बेसिकली इसमें जो कराऊंगा मैं एक इस्लामिक वाला कराऊंगा। एक सेकंड रुकिए, देखो वाला क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन वो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे बताया नहीं है, क्योंकि मैं वन शॉट बना रहा हूँ। वन शॉट में वो बता दूंगा मैं भी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द प्री इस्लामिक अरेबिया एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम के राइज में क्या मदद करा इसने, ठीक है। बिफोर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन द 6th century CE, अरेबिया वॉज लैंड ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशंस, जिनको कि बोला गया था जाहिलिया, मीनिंग द एज ऑफ इग्नोरेंस इन इस्लामिक ट्रेडिशंस, व्हाइल द पीपल ऑफ अरेबिया हैड देयर ओन कल्चर एंड द सोसाइटी डीपली डिवाइडेड इनटू ट्राइबल लॉयल्टी। जो आपको समझाया था मैंने इस्लाम वाले क्वेश्चन में, सॉरी वीडियो में, वही इसमें है। जोग्राफिकल बैकग्राउंड देखें तो क्या है, अरेबिया एक डेजर्ट पेनिनसुला है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ना। आई थिंक ये सारी चीज़ें बार बार वही चीज़ मैंने रिपीट करी है इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था ये वाला जल्दी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा इस रेड सी के सराउंडेड में पर्शियन गल्फ के अरेबियन सी। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली एरिड और ड्राई एरिया है। फर्टाइल एरिया जहाँ पे है वो है यमन और टाइफ के आसपास का एरिया, ठीक है। और जो लोग हिजाज़ का होता है, हिजाज़ क्या होता है, इंक्लूड मक्का एंड मदीना, मतलब कि जो कोस्टल एरिया है जिसको भी बोलते हैं हिजाज़, सेंट्रल रीजन नोन एज नज़द। द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया है उसको बोलते हैं हम हिजाज़, जिसमें कि मक्का मदीना भी है। सोशल एंड सोशल कंडीशन इन प्री इस्लामिक अरेबिया, हम सोशल कंडीशन जानेंगे। सोशल कंडीशन में जाने तो सोसाइटी पहले कबीला और क्लान्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, इस पे ही चलती थी। पीपल की लॉयल्टी थी अपने ट्राइब को लेके, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल नहीं किया करती थी। एवरी ट्राइब उसके पास एक शेख या फिर चीफ हुआ करता था, जो कि उसको लीड किया करता था, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हुआ करता था, उनमें बहुत सारी समझदारी हुआ करती थी, है ना, और बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करता था। और जो सबसे बड़ा हुआ करता था अपनी क्लैन का, उसको ही हम शेख या फिर शी बनाया करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कल पैदा बच्चा हुआ इसको बना लो ओ शेख, हमारा शेख, मैंगो शेख, ऐसा तो कुछ नहीं। रिवेंज, ऑनर एंड प्रोटेक्शन वर सेंट्रल वैल्यूज़। ये रिवेंज अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं वाला रहता है। ब्लड फ्यूड्स बिटवीन ट्राइब्स एंड वर कॉमन। लास्ट जनरेशन स्टेटस ऑफ वीमेन हैड अ लो स्टेटस इन सोसाइटी। वो तो हर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। जैसे प्रैक्टिसेस, जैसे इन्फेंटिसाइड, यानी लोग बच्चे जो छोटे छोटे पैदा हुआ करती थी बच्चियाँ, उनको ही पहले जब पैदा होते ही मार देना या फिर कोप में ही मार देना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। और क्योंकि लड़कियों को इज्जत माना जाता था घर की, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इज़्ज़त पे हाथ डाले कोई। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। पॉलीगैमी यानी मल्टीपल वाइफ्स भी बहुत सारी चाहिए, और लड़कियां पैदा भी नहीं करनी है ना। इस्लाम में यही बहुत स्पेशलिटी है कि लड़की चाहिए नहीं और बस पत्नी नहीं चाहिए भर के। स्लेवरी एंड इनइक्वालिटी। स्लेवरी बहुत कॉमन थी, क्योंकि इस टाइम स्लेव्स के पास कोई राइट नहीं थी, उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, है ना, और लेबर की तरह यूज़ किया जाता, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। इसके अलावा मोरल कल्चर लाइफ में पोट्री मेन फॉर्म थी लिटरेचर की, जिसको कि बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत उसको रिस्पेक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा। सोशल हैबिट्स इंक्लूड ड्रिंकिंग वाइन्स, गैम्बलिंग एंड आइडल वर्शिप्स। पोइट्स वर सीन ट्राइबल हीरोज़,
बट मैनी पोम्स प्रमोटेड वायलेंस ड्रिंकिंग वॉर्स प्राइड। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी प्री इस्लामिक अरेबिया की? ट्रेड एंड कॉमर्स। मक्का बिकेम अ की ट्रेड सेंटर बिकॉज इट लोकेशन ऑन द कैरावन रूट। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ काबा विच अट्रैक्टेड रिलीजियस पिलग्रिम्स। जो काबा है अट्रैक्ट करता है जो तीर्थ यात्री जो आते हैं तीर्थ के लिए। मर्चेंट्स फ्रॉम ट्राइब्स लाइक कुरैश बिकेम वेरी वेल्दी। गुड्स लाइक स्पाइसेस परफ्यूम्स टेक्सटाइल्स गोल्ड एंड लेदर वर ट्रेडेड। क्लास डिवीजन जैसे कि कुछ रिच मर्चेंट्स फैमिली कंट्रोल करते थे ज़्यादातर वेल्थ, ठीक है। जो मेजोरिटी थी वो पुअर की थी इंक्लूडिंग लेबर्स शेफर्स एंड स्लेव्स। देयर वाज नो सोशल वारफेयर, कोई वारफेयर नहीं था जहाँ पे कि पुअर लोगों को नेगलेक्ट कर दिया जाता था बस यहाँ से वैसा वाला। एक्सप्लॉयटेशन एंड यूजुरी जिसका मतलब इंटरेस्ट होता है। जो रिच लैंड्स हुआ करते थे, रिच लैंड्स मनी विद हाई इंटरेस्ट रिबा जिनको बोला जाता है बेसिकली। ट्रैपिंग द पुअर इन डेप्थ, जिनको कि एक जाल बिछाया करते थे गरीबों के लिए जिनको कि डेप्थ कर्जे में डाल दिया करते थे, है ना, जो कि अमीरों का काम अभी भी है ना। देयर वॉज नो इकोनॉमिक जस्टिस, द इकोनॉमी बेनिफिटेड ओनली द एलाइड स्पेशली इन द मैक्का, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही है हमारी प्री इस्लामिक अरेबिया की। नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, एक कोई किंग नहीं है, कोई एम्पायर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। इसके अलावा एवरी ट्राइब रूल इटसेल्फ थ्रू ट्राइबल कस्टम्स, जो कि हमने ऊपर देखा अभी। एनआरकी एंड इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ देयर इज नो पुलिस नो कोर्ट पीपल हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद ही प्रोटेक्ट करना है। देखा है आपने वाली क्या नाम है जो अभी वेब सीरीज आई थी कुछ महीनों पहले, ग्रीन लाइट ब्लू लाइट वाली, यार नाम कैसे भूल गया मैं, ठीक है आप समझ गए ना कौन सी वाली मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को बहुत मारा करते थे। भाई नाम निकल गया दिमाग से, समझ जाओ जो भी थी, जो के ड्रामा था जो कि वेब सीरीज थी जिसमें कि लोगों को मारा जाता है, ग्रीन लाइट रेड लाइट समझ जाओ, है ना। जिसमें कि क्या होता है खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। वो कहते हैं ना कि भाई हम जगते हैं दो दो करके जगेंगे फिर जैसे कि आग न लग जाए, है ना। हमें पता है बहुत खतरा है यहाँ पे, हुड़दंग मच जाए कभी, कुछ पता नहीं है ना। उसका मेरे को नाम बताओ उस वेब सीरीज़ का, अगर आप यहाँ तक आ गए तो उसका नाम बताओ, मैं बिल्कुल याद नहीं आ दिमाग में। ट्रैवल वॉज डेंजरस, ट्रैवल जो अगर इधर से उधर करना बहुत डेंजरस है, स्पेशली ट्रेडर्स पिलग्रिम्स और द वीक। ओनली पावरफुल ट्राइब्स कोड इंश्योर सेफली, जो पावरफुल ट्राइब वो करते थे वही घुमा करते थे। रोल ऑफ क्वैरेश ट्राइब इन मक्का, द क्वैरेश ट्राइब डोमिनेटेड बोथ ट्रेड एंड रिलीजन। इसके अलावा जो काबा को मैनेज किया करता था, टैक्स कलेक्शन ऑफरिंग्स एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम पिलग्रिम्स। इसके अलावा दे रेसिस्ट एनी आइडिया that threaten their power and businesses. This became important during rise of Islam. इसके अलावा रिलीजियस कंडीशन क्या थी ये भी हमने जान लिया। ये जो पॉलीथिसिज्म को ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा क्योंकि एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। जस्ट आंसर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको की पॉइंट्स आपको याद हो जाएँ, ठीक है। कुछ और ये पॉलीथिसिज्म थे यानी जो कि बिलीव करते हैं मैनी गॉड्स पे और गॉड्सेस पे। मोस्ट ऑफ द अरब्स वर पॉलीथिसिस्ट जो कि बिलीव इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। ईच ट्राइब्स हैड इट्स ओन आइडल्स इवन कीप्ड इन काबा इन मक्का। द काबा हाउस्ड ओवर 360 आइडल्स। रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंक्लूड सैक्रिफाइसेस किया करते थे, बलिदान किया करते थे या बलि चढ़ा दिया करते थे, हो सकता है। पिलग्रिमेजेस, इसके अलावा द रिलीजियस ग्रुप से जैसे कि जूइस जो कि मदीना में रहा करते थे, यथरीब। क्रिश्चियंस जो कि साउथ अरेबिया में रहा करते थे, बिजेंटाइन कंट्रोल किया करते थे इस एरिया को। इसके अलावा फ्यू पीपल कॉल्ड हानिफ जो कि रिजेक्ट करा करते थे आइडल वर्शिप और बिलीव करते थे एक सिर्फ एक गॉड है, बट दे वर रेयर, ऐसे बहुत कम हुआ करते थे। रिलीजियस करप्शन भैया वो तो रिलीजियस करप्शन हर जगह होता है। जो रिलीजन हैड बिकेम आवर बिजनेस, रिलीजन एक बिजनेस बन गया जो कि आज के टाइम में बहुत रिलेट कर सकते हो। कंट्रोल बाय क्वैरेश, ट्रू स्पिरिचुअलिटी वाज मिसिंग, जो सच्ची भक्ति थी वो मिसिंग थी। इसके अलावा देखें तो हम हाउ दीज कंडीशंस contributed to the rise of Islam. Islam arose in society full of division, injustice, moral decay.
Let's see how each condition had prepared the ground for change. सोशल इंजस्टिस एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स. अब भाई ये जो बहुत ज़्यादा इंजस्टिस हो रहा था, मोरलिटी ख़त्म हो रही थी, तो होता है ना एक सोशल इंजस्टिस को और ये सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ लेंगे. जैसे पीपल वर ट्राई टू ट्राइबल वायलेंस, सॉरी, जो पीपल थे, जो लोग थे वहाँ के, बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे ट्राइबल वायलेंस से, स्लेवरी से, पुअर ट्रीटमेंट से वुमेन के. सो इस्लाम ने ऑफर किया इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, राइट्स फॉर वुमेन प्रोटेक्टेड. राइट्स फॉर वुमेन कह रहे हैं तो उनको हिजाब क्यों पहना के रखते थे? खोल के रखो, खोल के रखो इन द सेंस कि हिजाब मत पहनाओ, जस्ट नॉर्मल भी तो रख सकते हो. राइट्स फॉर वुमेन कर रहे हो. एनीवेज, प्रोटेक्शन of the weak and poor. These messages attracted many, especially those who were oppressed. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिससे कि इस्लाम का इसका रिस्पॉन्स ये रहा कि इस्लाम बैंड रिबा, यूजरी हुआ, इंटरेस्ट हुआ करता था, है ना, इंटरेस्ट, यू नो इंटरेस्ट क्या होता है, एंड इनक्रीज चैरिटी, ज़कात पे फोकस फोर्स किया. इट प्रमोट फेयर ट्रेड, ऑनेस्टी एंड जस्टिस इन बिजनेस. इस्लाम इंट्रोड्यूस वारफेयर सिस्टम, वेलफेयर सिस्टम, सो सॉरी, नॉट वारफेयर सिस्टम, वेलफेयर यानी लोगों की भलाई के लिए एक सिस्टम बनाया गया और जिसमें कि लोगों को, गरीब लोगों को बेसिकली हेल्प करी गई. ट्राइबल पॉलिटिक्स एंड मैसेज ऑफ यूनिटी. मोरल एंड एथिकल वॉइड, रिलीजियस कन्फ्यूजन था जो उसको क्लियर कर दिया गया. पीपल वर स्पिरिचुअली अनसेटिस्फाइड. पिलग्रिमेज एंड काबा, पिलग्रिमेज काबा में ही करते हैं, ठीक है, एक सेंटर बना दिया काबा, सेंटर ऑफ वर्शिप. रोल ऑफ कुरैश ट्राइब. Even though they initially opposed Islam, the Quraysh were influential across Arabia, connected to trade and religious leadership. Once Islam gained success in Medina and later conquered Makkah, the conversion of the Quraysh helped Islam. यहाँ पे मतलब कि इस्लाम का एक बार हो जाए, बस ये लोग इस चीज़ को कैप्चर कर लें, फिर देखो इस्लाम को कैसे फैलाएंगे हम लोग. ऐसा इनका मानना था. हम लोग क्या, व्हाट इज हम लोग. द राइज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड अर्ली स्प्रेड ऑफ इस्लाम. एक चीज़ बता दूँ, मैं इसको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मुझे नहीं पसंद वाला टॉपिक बार समझाना बार बार, है ना. प्रॉफिट मोहम्मद की जो पैदाइश है वो 570 सी में हुई थी मक्का में, कुरैश ट्राइब में, ठीक है. ही वॉज नोन एज अल अमीन, द ट्रस्ट वर्दी, इवन बिफोर प्रॉफिटहुड. इनको पहले से ही बोला जाता है. इन 610 CE में he received the first revelation from Allah through the angel Gabriel. He began preaching oneness of God, equality and justice, compassion and the truth. At first the rich and powerful opposed him. जो रिच हुआ करते थे, पावरफुल हुआ करते थे, उनको अपोज कहा करते थे. बट जो पुअर उसलिए हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा, और वीमेन भी इनको सपोर्ट किया करते थे. ग्रेजुअली इस्लाम स्प्रेड एक्रो, धीरे धीरे करके इस्लाम अक्रॉस अरेबिया ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी सोसाइटी में. इनका कंक्लूजन देखें तो यू कैन गो विद इट. कंक्लूजन ये रहा हमारा. इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द अब्बासिड कैलिफेट. ये आप रीड करना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शो कर देता हूँ. ये एक्चुअली ये डायनेस्टी वगैरह के बारे में, डायनेस्टी ये, वो डायनेस्टी ये है ना. अगर आप चाहते हो उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो आई थिंक मैंने उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है. और आप कह रहे हो इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो? क्योंकि भैया के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब आने वाले हैं, नहीं तो आने वाले हो, क्योंकि मैं अप्रैल क्लास में बना रहा हूँ ये, तो भैया को भी अपना पढ़ना होता है. आप भैया आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये आप लोग इनफ नहीं है क्या? इसके अलावा एक हम शॉर्ट नोट और देखेंगे, और इसके अलावा हो सके तो मैं ना वो वाला क्वेश्चन है फ्यूडलिज्म वाला भी इसी वीडियो में करा दूँगा, क्योंकि क्या करना है, लंबा खींच के, है ना, दोबारा बनाना वीडियो. बस का डेक्लाइन भी आ गया, मंगोल इन्वेजन आया, ठीक है. ये हम किस पे आ गए, मिडिवल एरा में आ जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन देख लेते हैं. द अब्बासिड कैलिफेट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. जो अब्बासिड कैलिफेट थे उनका टाइम था बहुत ज़्यादा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इस्लामिक वर्ल्ड में.
It changed the social structure, expanded the economy, and built a political system that lasted for centuries. As the Abbasids promote inclusivity, अब्बासिड्स ने इंक्लूसिविटी पे ज़्यादा फोकस किया है. बेसिकली एक होता है एक्सक्लूसिव, होता है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होता है. जो कुछ लोगों के पास होता है इंक्लूसिव होता है, हर एक के पास होता है, ठीक है. अलाउइंग नॉन अरब मुस्लिम्स टू राइज एंड कंट्रीब्यूट. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फील्ड, making the period one of the greatest eras of knowledge in human history. Though political control weakened over time, the Abbasid legacy shaped the Islamic world and beyond the generations. इसके अलावा हम स्पार्टन ओलिगार्ची पढ़ते हैं. ओलिगार्की ये कभी कभी शॉर्ट नोट में आया था, इसको पढ़ते हैं. ओलिगार्की मीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बेसिकली जो स्मॉल ग्रुप ऑफ जो पीपल होता है वो उसको पावर को होल्ड करता है. एंशियंट स्पार्टा में ये सिस्टम फॉलो किया जाता था. स्पार्टा पॉलिटिकल सिस्टम वॉज कॉल्ड मिक्स ओलिगार्की, क्योंकि जो पावर थी शेयर हुआ करती अमंग डिफरेंट ग्रुप. जैसे कि टू किंग्स में हो रही है, ये 2 किंग हैं इसमें. ऐसे यहाँ पे काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं वो लोग कर रहे हैं काउंसिल को हेड. या फिर यूफर्स हुआ करते थे इलेक्टेड एनुअली, जिनको इलेक्ट किया जाता है एनुअली. अफेला यानी बेसिकली असेंबली हुआ करती है. इसका कंक्लूजन यू कैन गो विद इट. पैक्स रोमाना पता है क्या होता है? एक रोमन पीस होता है. रोमन पीस इसका मतलब होता है, रोमन में इसको पैक्स रोमाना पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिटरल मीनिंग देखता हूँ रोमन पीस होता है, ठीक है. ये लैटिन वर्ड है बेसिकली पैक्स रोमाना. ये लॉन्ग पीरियड रहा है पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस. ये टाइम था यहाँ पे कि पीस और स्टेबिलिटी रही थी यहाँ पे रोम में, ठीक है. मेन फीचर क्या थे यहाँ पे? अगस्तस ने स्टार्ट किया था. यहाँ पे पीस और ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करे जा रहे थे. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, कल्चरल डेवलपमेंट हुए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे बन गई. इसका कंक्लूजन देखिए तो पैक्स रोमाना एक गोल्डन एज था रोमन एम्पायर का, जिसमें कि टाइम ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी देखी गई. रोम ग्रो हुआ एक बहुत बड़े एम्पायर में, अगर हिस्ट्री में देखें तो. ये भी कंप्लीट हो गया शॉर्ट नोट, ठीक है. इसके अलावा जो हमारा फ्यूडलिज्म वाला है उस पर चलते हैं. फ्यूडलिज्म वाला आ गया. The system of feudalism was one of the most important developments in the medieval Western Europe. It shaped the political, economic, and social structure of the Europe from the 9th century to the 15th century. Feudalism was not built over night. एकदम से एक रात हुई फिर सुबह से एकदम से ऐसा नहीं हुआ, तो उसको काफ़ी टाइम लगे. ये धीरे धीरे स्लोली डेवलप हुआ, ठीक है. इसमें बहुत से चेंजेस आए अलग अलग, है ना. और इसमें वेरियस इवेंट आए सच एज फॉल ऑफ रोमन एम्पायर का फॉल होना, बारबेरियन इन्वेजन होना, एंड अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड द ऑर्डर. इस आंसर में क्या पढ़ेंगे? फ्यूडलिज्म क्या है और ये कैसे इमर्ज हुआ, कहाँ से इमर्ज हुआ, कैसे इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ, और मेन डेवलपमेंट क्या रहे इसके राइज के. इसके अलावा की फीचर्स क्या है, की इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, इम्पैक्ट क्या रहा वेस्टर्न यूरोप का, ठीक है. इसके अलावा देखें तो व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म देखते हैं. फ्यूडलिज्म एक लैंड ओनरशिप एक सिस्टम है. ऐसा एक फ्यूडलिज्म एक सिस्टम है जिसमें कि लैंड ओनरशिप और ड्यूटीज़ को देखा जाता है. इन दिस सिस्टम किंग गेव लैंड टू नोबल्स. जो किंग होता है नोबल्स को लैंड दे देता है इन एक्सचेंज ऑफ लॉयल्टी और सोल्जर्स. किंग फ्री होने के लिए किंग एक अपने नीचे रखता है एक इंसान जो जिसको कि लैंड दे देता है. लैंड के बदले वो क्या करता है, उसको चाहिए सिर्फ लॉयल्टी और सोल्जर्स अपने नोबल्स से, लॉर्ड से, ठीक है, जिनको लॉर्ड बोला जाते थे. नोबल्स गेव पार्ट देयर लैंड टू नाइट. जो देखो पहले किंग है, किंग ने पहले बहुत साफ राइटिंग लिखूँ. किंग ने दे दी लैंड नोबल को लॉर्ड भी बोला करते हैं. नोबल ने दे दी अपनी लैंड नाइट को, जिनको वेसल्स बोला करते हैं. वो प्रोटेक्ट द लैंड, जो कि लैंड को प्रोटेक्ट किया करते थे. और ये भी दे दिया करते थे पीजेंट्स को. पीजेंट्स होते हैं बेसिकली सर्फ. वर्कड ऑन द लैंड, गेव पार्ट, प्रोड्यूस, एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन, ये सब कुछ क्या करते थे ना. इट वॉज बेस्ड ऑन द लैंड, फीफ. लैंड दो यहाँ पे फीफ आया. वर्ड फीफ का मतलब ये होता है लैंड. लॉयल्टी, military service, mutual obligations, the entire society and organization in the hierarchical structure where everyone had a mixed place and role. Historical background, collapse of Roman Empire.
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इस रोमन एम्पायर जैसे ख़त्म हुआ जब ये स्टार्ट हो रहा था फ्यूडलिज्म, यहाँ पे फ्यूडल जैसे डिक्लाइन हो रहा है रोमन एम्पायर का, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, फ्यूडलिज्म राइज कर रहा है। फॉल ऑफ रोम 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स, गिर जाता है, एकदम ख़त्म होने स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इंटरनल वीकनेस, क्योंकि इंटरनल वीकनेस थी, साथ साथ इन्वेजन हो रहा था ग्रीक एक जर्मेनिक ट्राइब का, जैसे कि विसीगोथ्स, वेंडल्स एंड ऑस्ट्रोगोथ ऐसे ट्राइब्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसअपियर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन गवर्नमेंट वो डिसअपियर ही हो गई, बताओ। रोड ट्रेड एंड लॉ इन्फोर्समेंट, सिटी ब्रोकन डाउन, ये सब चीज़ तोड़ फोड़ दी गई। राइज ऑफ लोकल पावर, छोटे मोटे पावर्स का राइज होने लग गया, ठीक है भाई, सेंट्रल अथॉरिटी से कोई ना कोई तो आएगा ना पावर में, तो वो आने लग गया। इन्वेजन एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन, अब भाई अब रोम का फॉल हुआ, वेस्टर्न यूरोप फेस करता है न्यू वेव्स ऑफ इन्वेजन, तो क्या होता है, कोई ना कोई तो आएगा भाई चलने के लिए। विकिंग्स आए थे हमारे कहाँ से, नॉर्थ से फील्ड्स वॉरियर्स फ्रॉम स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, जो कि इसका अब आज के टाइम पे देखें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। अटैक कोस्टल विलेजेस, टाउन्स एंड चर्चेज, नोन फॉर क्विक रेट्स एंड सेलिंग अप रिवर्स। जो आए थे हमारे जो मैगियर्स थे वो ईस्ट से आए थे, नोमैडिक हॉर्समैन हुआ करते, मॉडर्न डे हंगरी है जो कि, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम रेडिड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, इन्होंने ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पे रेड करी। मुस्लिम्स देखे जाए, मुस्लिम साउथ की अटैक किया, साउदर्न फ्रांस, इटली एंड मेडिटेरेनियन में। अब डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द राइज ऑफ नोबल्स, अब भाई देखो अब कोई किंग बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था, लोकल लॉर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, तो किंग वीक हो रहा है तो भाई वो उनको दबाएंगे। एक कोई होता है ना, कोई वीक होता है तो उसको जो पावर होती है उसको दबाती है, ठीक है। चार्ल्स मैग्नी की डेथ के बाद इनका एम्पायर डिवाइड हो गया, जो रोमन एम्पायर था। हिज ग्रैंडसन साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्दन, स्प्लिटिंग द एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स। द डिवीज़न लेड टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये डिवीज़न था उसने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कर डाला। फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन, और जो पावर थी डिसेंट्रलाइज होती चली गई, ठीक है। लॉर्ड गेन पावर, जो नोबल्स हुआ करते थे उनको पावर मिलने लग गई, ठीक है। दे बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन किंग, पावर्स किंग से ज़्यादा पावर इनके पास आ गई और इम्पोर्टेंट बन गए। फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, लॉर्ड एंड वेसल रिलेशनशिप। वेसलेज बेसिकली क्या होता है, वेसल्स वॉज समवन हु सॉर लॉयल्टी टू लॉर्ड, यानी जो जिम्मेदार होते हैं लॉयल्टी के लॉर्ड के, ठीक है। इसके अलावा इसके रिटर्न में लॉर्ड उनको दिया करता है पीस ऑफ लैंड, जिसको कि हम फीफ बोला करते हैं। वेसल्स प्रॉमिस करते हैं मिलिट्री सर्विस के लिए, भाई आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए होंगे। फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट बना करते थे, एक रिलेशन होता था लॉर्ड और वेसल के बीच में, जो कि फॉर्मलाइज हुआ करता थ्रू अ सेरेमनी कॉल्ड होमेज। सेरेमनी होती थी होमेज, जो कि बहुत ज़्यादा इसी को रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज किया करती थी, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ मैनर सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक फाउंडेशन हुआ करती थी। अब मैनर क्या होता है, मैनर इज सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर स्टेट हुआ करता है, ठीक है। इट इंक्लूडेड द लॉर्ड हाउस, मैनर हाउस, लॉर्ड का हाउस, लॉर्ड को ही मैनर बोला करते हैं, मैनर का हाउस, फार्म लैंड, पीजेंट्स, विलेज एंड चर्चेस। रोल ऑफ सर्फ कौन हुआ करते हैं, सर्फ वर पीजेंट, सब बेसिकली पीजेंट हुआ करते थे। हु कुड नॉट लीव द लैंड विदाउट परमिशन, जो बिना किसी अपनी मर्जी से वो छोड़ नहीं सकते थे लैंड को, जब तक उनसे परमिशन ना ले लें कि प्लीज़ हमें छोड़ दें, हमें नहीं काम करना यहाँ पे। भाई जो क्यों छोड़ना चाहते थे, इनको काम करते थे, ज़बरदस्ती जबरन काम करते थे, ब्रूटल कंडीशन थी इनकी बहुत ज़्यादा। द रोल ऑफ द चर्च इन द फ्यूडलिज्म, कैथोलिक चर्च प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्यूडल सोसाइटी में। चर्च एज अ लैंड ओनर, चर्च ओन करता है बहुत ज़्यादा लैंड, बहुत बड़े लैंड। एक्टेड एज द फ्यूडल लॉर्ड, एक्ट करने लग गया था चर्च एज अ फ्यूडल लॉर्ड। बिशप्स एंड अबोट्स could have vessels and collected rents. Moral authority, the church taught that the authority system was divinely ordered. Everyone had the role given by God, हर एक के पास रोल है जो कि गॉड दे रहे हैं। It was legitimacy to king and lords. Peace and unity. During this time of violence, the church introduced ideas like peace of gods and terrence of God, which limited warfare. इसने की वारफेयर को लिमिटेड कर दिया। दस द चर्च सपोर्टेड द स्टेबलाइज्ड फ्यूडल सोसाइटी।
इसके अलावा देखें फ्यूडल हायरार्की कैसी थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है सोशल स्ट्रक्चर। पहले किंग हुआ करता था, उसके नीचे नोबल हुआ करता था, नोबल के नीचे नाइट हुआ करता था, और नाइट के नीचे सर्व हुआ करते थे पीजेंट्स। जैसे हम ऐसे माने किंग के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो एक ट्राइंगल बनाना, इसके ऊपर किंग लिखना, किंग के नीचे यहाँ पे लिखना क्या, नोबल्स, नोबल्स के नीचे लिखना यहाँ पे नाइट्स, इसके नीचे लिखना पीजेंट्स या फिर सर्व्स, ठीक है। ऐसे बना के आना, बहुत अच्छा लगेगा। की डेवलपमेंट क्या रहती है, यूज़ ऑफ कैसल्स, कैसल्स यानी बड़े बड़े जो पैलेसेस हुआ करते हैं वो बनने स्टार्ट हो गए डिफेंस के लिए। कैसल्स एक फ्यूडल पावर की तरह देखा जाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए भी देखा जाता है। यूज ऑफ शेवेलरी के नाइट्स फॉलोड अ कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड शेवेलरी, शेवेलरी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। दे हैव टू बी ब्रेव, लॉयल एंड प्रोटेक्टेड द वीक। इनका एक जो नाइट्स हुआ करते हैं उनको बहादुर होना ज़रूरी है, लॉयल होना ज़रूरी है, जिससे कि प्रोटेक्ट कर सकें जो कमज़ोर लोगों को, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम इनहेरिटेंस ऑफ द फीफ, जो फ्यूडल लैंड्स हुआ करते थे वो हेरिटरी बन जाया करते थे, ठीक है। सन ऑफ लॉर्ड्स एंड नाइट्स इनहेरिटेड लैंड एंड टाइटल्स, दिस लेड टू द पावरफुल नोबल्स कंट्रोलिंग रेन एंड जनरेशंस। अब रीजन एंड एग्जांपल ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्रांस की देखें तो फ्यूडलिज्म वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंग्लैंड का देखें तो आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट द कॉन्करर इंट्रोड्यूस द मोर ऑर्गेनाइज फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। और जर्मनी और इटली का देखें तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रेगमेंटेड था फ्यूडलिज्म, ठीक है। डेक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म थोड़ा ब्रीफली में शॉर्ट में जानेंगे। दो इट लास्टेड फॉर सेंचुरीज, फ्यूडलिज्म इवेंचुअली डिक्लाइन ड्यू टू राइज ऑफ टाउन एंड ट्रेड। क्यों फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, क्योंकि कैपिटलिज्म, बेसिकली हम बोल सकते हैं कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था। अब कैपिटलिज्म यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट बोलेंगे हम राइज ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड, स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज आ रही थी, ब्लैक डेथ रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन, जो ब्लैक डेथ हुई थी, जो ब्लैक डेथ एक पेंडेमिक आया था, उसने पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया था। पीजेंट्स रिवॉल्ट हो जाते है ना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटल कंडीशन थी उनकी काम करने की, है ना। यूज़ ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स, दिस फैक्टर्स स्लोली बिकेम द फ्यूडल बॉन्ड्स। इसके अलावा कंक्लूजन ये रहा, कंक्लूजन के बाद हमारा यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो यस, वी कंप्लीट दिस वन शॉर्ट रिविजन, सो लेट्स रैप इट अप। Thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe. Telegram channel join कर लो। If you want to donate anything, you can donate. Telegram channel पे स्कैनर है। Thank you so much. Bye bye.